हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा आज एकेटीयू में पीपीएस जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है बीटेक फर्स्ट ईयर में, उसकी यूनिट 1 का कॉम्पैक्ट वन शॉट हम लोग कवर करेंगे। और इसमें जो सबसे ज्यादा एकेटीयू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे। और ये इस वीडियो का जो ड्यूरेशन रहेगा वो कम रहेगा, और स्पेसिफिकली जो बच्चे कम टाइम में अपनी ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑल्दो एक कॉम्प्रिहेंसिव वन शॉट जिसमें हमने सारे पीवाईक्यूज कवर करे हैं, पूरा सिलेबस कवर करा है, वो बहुत अच्छे से आपकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी आप लोगों के पास वन शॉट्स अवेलेबल, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड वन शॉट है जिसको आप एग्जाम डे पर भी बहुत क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। और हर एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, देखिए जैसे यूनिट 1 है उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो टाइम एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके इस वन शॉट में कवर हो जाएंगे। तो इसका ड्यूरेशन कम रहेगा और आप कम टाइम में इस यूनिट को प्रिपेयर कर पाएंगे। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस वन शॉट का। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख लीजिए, इसके बाद जब एक बार हम पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से एक बार ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे मैं ये डिस्कशन शुरू कर रही हूँ। और जब आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर का नो हाउ आपसे पूछा जाता है, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेती है ना। कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, यूजर से इनपुट लेता है और जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, उन इंस्ट्रक्शंस पे वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कुछ डेटा जनरेट होता है तो उसको या तो टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली स्टोर करता है और कुछ आउटपुट हमें देता है। तो ये बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन है ना। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स हैं जो बाइनरी नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, 0-1 के ऊपर काम करते हैं। तो ये आपका डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। कौन कौन सी यूनिट्स हैं ध्यान से देखो। इनपुट यूनिट है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। तो इनपुट यूनिट के अंदर वो सारी इनपुट डिवाइसेस आएंगी जो हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं? देखो कीबोर्ड, माउस है ना, स्कैनर, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये डिवाइस जो कंप्राइज होती है वो एक इनपुट यूनिट की बात करते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा जो है, इनपुट डेटा, उस कंप्यूटर को इनपुट कराते हैं। फिर जो डेटा इनपुट होता है कंप्यूटर उस पर अपनी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे जो कोर कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो है सीपीयू। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या चीजें हैं उसका ध्यान देना है। देखो दिस इज सीपीयू है ना, एंड दिस इज कंप्यूटर मेमोरी, दिस इज मेमोरी सबसिस्टम या मेमोरी यूनिट आप कह सकते हैं। दिस इज मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब इन सारी यूनिट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सीपीयू है, सीपीयू के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक होता है एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दिस इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, है ना। तो सीपीयू के दो पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ऐसे ही मेमोरी यूनिट में दो तरह की मेनली मेमोरी होती है आपकी, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। अब इस डायग्राम में क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये जो प्लेसेस हैं आप इनकी प्लेसेस को स्विच नहीं करेंगे क्योंकि प्रोसेसर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में प्राइमरी मेमोरी रहती है। सेकेंडरी मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में वो डेटा हम स्टोर करते हैं जो डेटा हमें परमानेंटली स्टोर करना होता है। प्राइमरी मेमोरी में परमानेंट स्टोरेज के लिए डेटा नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी में बेसिकली दो टाइप की मेमोरी है, रैम और रोम, जिसमें कि रैम जो है वो टेम्परेरी डेटा स्टोरेज का काम करती है और रोम जो है उसके अंदर परमानेंट इंफॉर्मेशन रहती है। अभी हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये तो हुई आपकी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मेन काम करता है, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। और ये है आपकी मेमोरी यूनिट जिसके अंदर हम डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो जब कोई इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती है उसके बाद प्रोसेस होती है, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो स्टोर करते हैं परमानेंटली हम सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। अदरवाइज सीपीयू जब भी कोई काम कर रहा है, भाई हम मान लो कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अगर कोई मुझे एक सम सॉल्व करने के लिए दे तो मैं उस सम को सॉल्व करूंगी तो अपने दिमाग में उसके क्वेश्चंस को या फिर उसकी जो वैल्यूज हैं जिन्हें मुझे ऑपरेट करना है, मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो वो 2 नंबर मुझे अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए प्राइमरी मेमोरी काम करती है, मतलब रैम की हम यहाँ मैं फिलहाल बात कर रही हूँ। तो प्रोसेसर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रैम होती है जो कि प्राइमरी मेमोरी का ही एक मेन
मेन टाइप है वो किसके लिए होती है, टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए होती है। और अगर आप उसे परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं डेटा को तो फिर आप उसे सेव कर लेते हैं, तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, वहां से वो ऑटोमेटिकली इरेज नहीं होता, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे वो डेटा आपकी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा रहेगा। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी यहां से हो गई। अब आउटपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट वो यूनिट है जिसकी हेल्प से जो डेटा, जिस डेटा के ऊपर आपने काम किया, जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, वो आउटपुट यूनिट की हेल्प से यूजर को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जैसे कौन कौन सी आउटपुट यूनिट्स होती हैं, मॉनिटर है ना, ये वो है आउटपुट डिवाइसेस जिनकी हेल्प से आउटपुट्स जनरेट होते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम जो सबसे पहले आपको बना के आना है। फिर वन बाय वन इसके एक एक कंपोनेंट को हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इनपुट यूनिट के बारे में वही हमने कहा कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को देने के लिए इस यूनिट का यूज होता है। कोई भी प्रोसेसिंग होने से पहले इसकी हेल्प से हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराते हैं। स्टोरेज यूनिट क्या है, इनिशियल डेटा को जो कोई और रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे 2 नंबर को ऐड कराना है ना, मान लो मैंने कहा मुझे 2 + 3 को ऐड कराना है, तो 2 और 3 को इनपुट देना पड़ेगा हमें, किसकी हेल्प से, इनपुट यूनिट की हेल्प से। अब इनके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, मान लो 2 + 3 + 5 करना है, तो ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पहले 2 + 3 होगा, 5 आएगा, फिर उस 5 में हम 5 + 5 करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि जो इनपुट डेटा है उसे स्टोर करने के लिए, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट हुए उन्हें स्टोर करने के लिए, और जो फाइनल आउटपुट मिला उसे स्टोर करने के लिए, हर तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप की मेमोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। ये कुछ डेटा हमें टेम्परेरीली स्टोर करना होता है, कुछ डेटा हमें परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना होता है। उसी तरह से टाइप ऑफ मेमोरी को हम डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट टाइप की मेमोरीज हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहली टाइप की मेमोरी है आपकी प्राइमरी मेमोरी। क्या होती है प्राइमरी मेमोरी, वो मेमोरी जिसके बिना कंप्यूटर का ऑपरेशन चल ही नहीं सकता। प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कौन कौन से टाइप्स हैं प्राइमरी मेमोरी को, मेन मेमोरी भी कहा जाता है, 2 टाइप की होती है, रैम और रोम, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स आते हैं आपके। अब जो प्राइमरी मेमोरी है, बेसिकली हम जब भी स्पेसिफिकली प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो हम रैम के बारे में कहते हैं, अदरवाइज प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों इंक्लूडेड होती हैं, है ना, क्योंकि दोनों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अभी हम देखेंगे क्यों नहीं चलेगा। तो मैं अब इन जनरल आप कहीं से पढ़ेंगे भी या कोई अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाती है, तो ये जब भी हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो जो मेन फोकस होता है ना, वो डिस्कशन में हमारा रैम के ऊपर होता है ना। तो बेसिकली किस लिए कि जब कंप्यूटर ऑन है, जब आपका प्रोसेसर काम कर रहा है, तो उस टाइम पर जो भी डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है, जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो डेटा आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो फाइल आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एनीथिंग विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड राइट नाउ इज स्टोर्ड इन रैम, वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती है ना। और प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होती है, पास होती है, फास्ट होती है, उसका स्पेस जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो रैम जो है वो सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। जैसे मैं हूं, अगर मैं प्रोसेसर हूं और यहाँ पे मेरे पास एक कॉपी रखी हुई है या मेरे पास पेन है और यहाँ मैंने एक पेपर रखा हुआ है, मुझे कोई भी चीज नोट डाउन करनी है तो मैंने उस पर लिख लिया, तो ये क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है ना। मुझे जो भी काम करना है वो मैंने अपने पास जो सामान रखा हुआ है, मेरे हाथ में पेन है, मेरे हाथ मैं अगर यहाँ पे कोई पेपर रख लूं, ये देखिए मान लीजिए मैंने कोई पेपर अपने पास रख लिया, तो उस पेपर के ऊपर मैं काम करूंगी, तो ये क्या हो गई, मेरी रैम। इस तरह से आप इस बात को मान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी, जिसके बिना आपका सिस्टम नहीं चलेगा, ये सीपीयू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, मतलब ऑक्सिलरी का मतलब एडिशनल मेमोरी। अगर आपको कोई डेटा को परमानेंटली सेव करना है, या प्राइमरी मेमोरी का जो साइज है वो कंपैरेटिवली कम होता है, कॉस्टली भी होती है, आप अगर परमानेंटली किसी इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सिस्टम को बंद कर दें, उसके बाद भी आप डेटा को एक्सेस कर पाए या किसी फाइल को एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए आपको सेकेंडरी स्टोरेज में उसको सेव करना पड़ता है। जब आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो वहां पर वो इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज मिल जाएगी, वहां से आप उसे ओपन करके देख सकते हैं, है ना। तो देखिए हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं। ये सिस्टम को आप ऑफ कर देते हैं तब भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है, डिलीट नहीं होती इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि अलग से लगाते हैं, इसके बिना आपका सिस्टम काम करेगा, लेकिन एक्सटेंडेड मेमोरी के लिए आप ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी जितने टाइप की भी हैं उनको इंक्लूड अपने सिस्टम के साथ कर सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि आपने सिस्टम बंद किया तो जो मेमोरी के अंदर जो भी डेटा फाइल है वो सब डिलीट हो जाती हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि वो डिलीट नहीं होती, ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती, जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे वो डेटा वहां पर परमानेंटली स्टोर रहेगा।
ठीक है। फिर आता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होती है? ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर जो भी मेन काम हो रहा है वो सारा का सारा सीपीयू कर रहा है। जो भी मेजर प्रोसेसिंग है, कोई कैलकुलेशन है, कंपैरिजन है, एनी इंस्ट्रक्शन, एनीथिंग व्हिच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। ठीक है। कंप्यूटर में जितने भी मेजर कैलकुलेशंस हैं, कंपैरिजंस हैं, वो सारे के सारे सीपीयू के अंदर होते हैं। ये जितने भी दूसरी यूनिट हैं, जैसे इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी है, इन सबके साथ कोऑर्डिनेट करने का, इन सबको को कंट्रोल करने का, किस तरह से कौन सी यूनिट से क्या काम कराना है, कब कौन सा डेटा कहां से कहां जाना है, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम सीपीयू के अंदर ही होता है ना। तो मेजर सीपीयू के दो कंपोनेंट हैं, ऑल्दो तीन होते हैं, रजिस्टर्स भी होते हैं सीपीयू के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि सीपीयू के अगर आप एक्सप्लेन करने जाएंगे एग्जाम में तो दो कंपोनेंट्स हैं, दो पार्ट होते हैं सीपीयू के। एक है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे हम कहते हैं एएलयू। तो नाम से ही पता चलता है ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम करता है। जो भी इनपुट हमने दिया, मान लीजिए प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है ना, तो उसे अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के, या मॉड्यूलर डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। इस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो एएलयू के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब जैसे एंड ऑपरेशन, आपने एंड और गेट्स पढ़े होंगे ना, एंड और, है ना, नॉर, नैंड, ये सारे जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का होता है। तो मतलब जो एक्चुअल कैलकुलेशंस होती हैं किसी भी कंप्यूटेशन में, किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में, वो सारी जिम्मेदारी आपकी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की ही होती है ना। और देखिए, तो परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डेटा एंटर्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये क्या करती है? स्टोरेज के लिए डेटा को भेज देती है, कंप्यूट करती है, और फिर डेटा को आपको स्टोर करना है तो स्टोर करिए टेम्परेरीली या फिर फॉर द परमानेंट बेसिस। लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम भी यही करती है ना। इसके अलावा मर्जिंग, सॉर्टिंग, सिलेक्शन, किसी पर्टिकुलर गिवन डेटा का अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। फिर सेकंड यूनिट आती है आपकी, सेकंड पार्ट है आपके प्रोसेसर का, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली सीपीयू के मैनेजर की तरह काम करती है। भाई हम क्या कह रहे हैं कि सीपीयू इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो भी काम होना है मेजरली वो सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है सीपीयू की। तो कंप्यूटर में एक कोई बंदा, अगर जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी की बात करें, तो किसी कंपनी में एक कोई बंदा है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, जिसकी काम करने की स्पीड सबसे ज्यादा है, और मेजर उसी का काम है सारा। तो वो क्या करता है? वो अपना एक असिस्टेंट रखता है ना, जो कि पूरे कंप्यूटर के बाकी सारे, मतलब उस पूरी फैक्ट्री के या उस पूरे फर्म के या कंपनी के बाकी सारे अलग अलग यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेट मैनर में काम करेगा, है ना। तो सीपीयू के पास, सीपीयू का जो मैनेजर है या असिस्टेंट है, वो कौन है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू को जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, उसको मेन मेमोरी से या रैम से उठा के सीपीयू को देना, उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना, मतलब उसका मतलब समझना कि कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं, पहले उसको इंटरप्रिटेशन करना। देखो ध्यान से समझो, कुछ वर्ड्स होते हैं कीवर्ड जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। किसी इंस्ट्रक्शन को फेच करना, इंस्ट्रक्शन फेच करने का मतलब है एक इंस्ट्रक्शन को निकाल के लेके आना प्रोसेसर के पास, ठीक है। फिर उस इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद उसे डिकोड करना। डिकोड करना मतलब ये समझना कि उस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फिर उसके बाद एएलयू को बताना कि ये ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म होने हैं, क्योंकि एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म कौन करेगा? एएलयू। अब अगर हो सकता है इनपुट यूनिट से कुछ इनपुट लेना हो, आउटपुट को कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना हो, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ये ऑपरेशन हो, या मेमोरी में कोई काम करना हो, तो कंट्रोल यूनिट बाकी के सिस्टम के में आपके इनपुट यूनिट, मेमोरी, आउटपुट यूनिट, बाकी के जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी डिवाइसेस एक साथ इनपुट देना चाह रही हैं, तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा कि पहले कौन सी डिवाइस काम करेगी, है ना। तो ऐसे ही कंट्रोल यूनिट रैम के अंदर से डेटा लाना, डेटा को लिख लेना, जब डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो परमानेंटली स्टोरेज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना। तो कुल मिला के कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस जो हैं सीपीयू से रिलेटेड, उन सबको ऑर्गेनाइज करके कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। तो इट इज अ मैनेजर फॉर सीपीयू, जो प्रोसेसर के लिए मैनेजमेंट का काम करता है ना। तो देखिए, इट कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग। वहां होती है एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग, एएलयू के पास होती है। ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को दूसरे जितने भी कंप्यूटर के अंदर सारी यूनिट्स हैं उन सबके डेटा और इंस्ट्रक्शन को कैरी करने का काम करती है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द सिस्टम स्पेसिफिकली रिलेटेड टू
सीपीयू, सीपीयू से रिलेटेड मैनेजमेंट का काम ये करती है। आईओ डिवाइसेस के साथ भी, आईओ डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी ये कम्युनिकेट करती है डेटा ट्रांसफर करने के लिए कि कब कौन सी डिवाइस को कम्युनिकेशन करना है ना। फिर आती है आपकी आउटपुट यूनिट। क्या है ये? जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, जो भी कंप्यूटेशन या एग्जीक्यूशन सीपीयू ने किया, उसका रिजल्ट जो होता है उसको डिस्प्ले कराने के लिए ये यूजर को प्रोवाइड करने के लिए आउटपुट यूनिट का यूज करते हैं। जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारी हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती है जो आउटपुट यूनिट के अंदर आती है। ठीक है, अब इतनी बात तो हुई बेसिक डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में अब आ गया आपका मेमोरी यूनिट, है ना। हमने सीपीयू डिस्कस कर लिया, आउटपुट यूनिट डिस्कस कर लिया, इनपुट यूनिट डिस्कस कर लिया। अब मेमोरी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो मेमोरी सब सिस्टम जो है उसमें अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती है। कभी कभी इन अलग अलग टाइप की मेमोरीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो देखिए मेमोरी क्या है? मेमोरी वो एरिया है जिसके अंदर हम टेम्परेरी या परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। कितने टाइप की होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश, 3 टाइप की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, एक्सटेंडेड मेमोरी भी कहते हैं, है ना, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो ये सारे इन्हीं के नाम है। प्राइमरी को मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी, ये भी प्राइमरी मेमोरी का नाम है। ऐसे ही सेकेंडरी को एक्सटर्नल या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। और एक तीसरी टाइप की मेमोरी होती है कैश, इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या काम करती है। फिर प्राइमरी मेमोरी के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, रैम और रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के भी 2 टाइप हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। फिर आती है आपकी रोम, दिस इज रीड ओनली मेमोरी। रोम के 3 टाइप होते हैं, बेसिक टाइप, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम। ठीक है, और फिर आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है बेटा, उसमें जैसे हार्ड डिस्क हुआ, मैग्नेटिक टेप हुआ, सीडी, डीवीडी, ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है। कैश मेमोरी, अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ताकि एग्जाम में कोई आपसे पूछ ले तो हम उसे देख पाए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, 2 नंबर में तो बहुत बार पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी कई बार कंबाइन करके पूछ लेते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, कि आपके सिस्टम में जो मेमोरीज हैं उनकी हायरार्की बताइए। हायरार्की को किस कंसर्न में, कि कौन सी मेमोरी छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, किसकी एक्सेस स्पीड ज्यादा है, कौन सीपीयू के ज्यादा क्लोज है। तो उसके लिए ये ट्रायंगल आपको बना के आना होता है। ठीक है, इसी के रेफरेंस में मेमोरी को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां हमारा सीपीयू है, सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में सीपीयू के अंदर कुछ टेम्परेरी मेमोरी हम पहले से स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी। सीपीयू की जो होती है उसको हम कहते हैं रजिस्टर। दिस इज आवर सीपीयू। सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में रजिस्टर होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अगर सीपीयू हूं तो यहां पर जो मैंने पेपर रख रखा है, जो मेरे पास डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, ये तो है रैम जो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और मेरे पास यहाँ कोई चीज नहीं है। और मेरा हाथ है जिसके ऊपर मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है, ये रजिस्टर है। ये लोकल मेमोरी है, प्रोसेसर की लोकल मेमोरी, जिसमें वो थोड़ा बहुत, अब मैं अपने हाथों में बहुत ज्यादा सामान तो कैरी नहीं कर सकती ना, तो ये क्या है, रजिस्टर। लिमिटेड है स्पेस, और मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली वो थोड़ी इंफॉर्मेशन को आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, क्या क्या स्पेशलिटी है, रजिस्टर्स जो हैं वो कॉस्टली होते हैं, बहुत फास्ट होती है, इन पे सीपीयू के बिल्कुल डायरेक्ट सीपीयू के अंदर होते हैं ये, तो ये फास्ट होते हैं, कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। सिस्टम टू सिस्टम वो चीज डिपेंड करती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट बहुत हाई होती है। फिर उसके बाद आती है आपकी कैश मेमोरी। अभी बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में भी। कैश मेमोरी आपकी मेन मेमोरी यानी कि रैम और रजिस्टर्स के बीच में होती है। और क्यों लगाते हैं इसको, मेन मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है, हम ये कहते हैं कि मेन मेमोरी सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन मेन मेमोरी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीपीयू बार बार एक्सेस कर रहा है। भाई प्रोसेसर मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या कुछ डेटा बार बार प्रोसेसर को चाहिए, तो क्या करता है, वो जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस इंफॉर्मेशन है उसको निकाल के कैश मेमोरी के अंदर रख लेते हैं। कैश मेमोरी जो है वो साइज में थोड़ी छोटी होती है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो इससे क्या होता है, प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो मैनेज हो जाती है, प्रोसेसर को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या हुआ, रजिस्टर हुए, उससे थोड़ी बड़ी मेमोरी हुई कैश, उससे बड़ी हुई मेमोरी मेन मेमोरी या रैम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर होती है आपकी सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे मैग्नेटिक डिस्क हुआ, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारी आपकी और हायर लेवल पर चली जाती है। तो अब मेमोरी हायरार्की का मतलब है कि जैसे जैसे हम सीपीयू से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे मेमोरी का देखो साइज बढ़ता जा रहा है। ये ट्रायंगल से पता चल रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट कम होती जा रही है, मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा।
स्पीड जो मेमोरी की है वो कम होती मतलब बढ़ती जा रही है। रजिस्टर को एक्सेस करने में टाइम कम लगेगा तो इसकी स्पीड फास्ट है, इसको एक्सेस करने में इससे कम टाइम लगेगा, इसकी स्पीड इससे कम, इससे ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर है। मैग्नेटिक डिस्क के कंपैरिजन में मेन मेमोरी की स्पीड ज्यादा है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे इस ट्रायंगल में हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, फार्दर अवे फ्रॉम द सीपीयू, लोअर कॉस्ट, हायर कैपेसिटी, इंक्रीज्ड एक्सेस टाइम, लेटेंसी और लोअर थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब है कम से कम काम ज्यादा टाइम में, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें लगेगा किसी काम को करने के लिए, क्योंकि एक्सेस करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बातें मेन आपको याद रखनी है। तो देखिए, एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, कैपेसिटी इंक्रीजेस, मेमोरी का जो साइज है वो बढ़ता है, और एक्सेस टाइम भी इंक्रीज होता है, एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगता है, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, और कॉस्ट जो है पर बिट वो डिक्रीज होती है। ठीक है, ये हुई आपकी नॉर्मल मेमोरी हायरार्की। ये ट्रायंगल आपसे 2-2 नंबर में कई बार पूछा जाता है। फिर आती है आपकी, अब हम टोटल मेमोरी सब सिस्टम में जितने भी टाइप की मेमोरीज हैं उनको डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी क्या है, इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी है हमारी रैम। रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का क्या मतलब है कि रैम के अंदर कहीं भी कोई डेटा पड़ा हुआ है हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए ये मेरी रैम है, रैम में ये देखो, मान लो ये मेरी रैम है और रैम के अंदर कुछ भी डेटा पड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्टली कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर, अगर यहाँ डेटा है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ, इसलिए हम इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रीड राइट मेमोरी है, क्योंकि रैम में जो भी डेटा है उसमें हम रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं। रीडिंग का मतलब डेटा को रीड करना, पढ़ना, राइटिंग का मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना, है ना, उसमें कुछ लिखना, कुछ डिलीट करना, कुछ ऐड करना, ये सारे ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं। भाई सोचो, अगर हम क्या कह रहे हैं कि सीपीयू जो भी काम कर रहा है, वो जो फाइल है, वो जो डेटा है वो रैम में है, अगर ये रीड राइट नहीं होगी तो हम काम कैसे कर पाएंगे। कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है हमें किसी फाइल में, कुछ डिलीट करना है, रीड करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे अगर रीड राइट की फैसिलिटी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए रैम रैंडम एक्सेस भी होती है, रीड राइट मेमोरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये टेम्परेरी मेमोरी है, जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक रैम में आपका डेटा रहेगा। जैसे ही आप सिस्टम को बंद करेंगे रैम ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है, मतलब खाली हो जाती है। अगली बार जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो दोबारा से रैम जो है वो लोड होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट एज सून एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो डेटा इसके अंदर है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, जैसे सिस्टम बंद होता है डेटा आप ऑटोमेटिकली इरेज कर देते हैं। दो टाइप की रैम होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इनके ऊपर भी क्वेश्चन बीच बीच में पूछा जा चुका है। स्टैटिक से ही समझ में आता है। स्टैटिक रैम का मतलब क्या है, वो रैम जिसके अंदर आपने जो डेटा स्टोर कर दिया, जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक वो डेटा उसमें बना रहेगा। स्टैटिक का मतलब जो डेटा है वो बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि स्टैटिक रैम में देखो बेसिकली क्या होता है, जो भी मेमोरी है उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, बिट की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, बिट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है ना। तो यहाँ पर एक बिट को स्टोर करने के लिए जो हार्डवेयर यूज करते हैं वो होता है ट्रांजिस्टर। तो एक बिट को ट्रांजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं। अब ट्रांजिस्टर में क्या है, एक बिट आपने स्टोर कर दी, जब तक आपका सिस्टम ऑन है ना, वो बिट उसमें स्टोर्ड रहेगी। तो इसमें हमें बार बार उसको रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं रखती। एक बार आपने कोई चीज ट्रांजिस्टर के अंदर स्टोर कर दी तो जब तक आपका सिस्टम ऑन है वो उसमें स्टोर रहती है ना। तो इट रिटेन इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन। इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, और ये पावर ज्यादा कंज्यूम करती है। ठीक है, हायर स्पीड होती है डायनेमिक रैम के कम, क्योंकि मेंटेन करके रखती है, इसलिए इसकी जो पावर है वो कंज्यूम होती है। स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम बेसिकली क्या है कि इसको बार बार हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब जो डेटा हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया ना, उस डेटा को मेंटेन वो ऑटोमेटिकली करती है, उसके लिए हमें अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। डायनेमिक रैम, जिसको हम शॉर्ट में डी रैम भी कहते हैं, उसमें एक सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। अब कैपेसिटर की क्या होता है, कैपेसिटर तो एक चार्ज की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, और हमें पता है कि टाइम जैसे जैसे टाइम होता है कैपेसिटर जो होता है वो डिस्चार्ज होने लगता है, उसकी चार्ज की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होने लगती है। तो उस बिट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए हमें बार बार रिफ्रेश उसको करना पड़ता है ताकि उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन रह सके। तो डायनेमिक रैम कौन सी है, जिसमें हमें पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और हमें बार बार कुछ मिली सेकंड के बाद उसको रिफ्रेश करना पड़ता है जिससे कि वो डेटा उसके अंदर बना रहे। तो ये इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, इसकी स्पीड नेचुरली ज्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि हमें पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट भी करने पड़ते हैं, उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। पावर ये कम कंज्यूम करती है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन को अपने आप मेंटेन हम करते नहीं है, स्पीड इसकी रिड्यूस हो जाती है। अब ये पर्पस क्या है, कैश मेमोरीज डिजाइन करने के लिए तो हम स्टैटिक रैम्स का यूज करते हैं,
और जहां पर हमें बड़ी रैम स्पेस चाहिए, क्योंकि हमें रैम बड़ी चाहिए और हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि सिस्टम जब असेंबल हो तो उसकी कॉस्ट कम रहे, तो उस केस में हम डायनेमिक रैम को यूज कर ले। तो एस रैम और डी रैम में डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर आती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या है, नाम से पता चलता है, इस मेमोरी के अंदर जो कंटेंट है उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जब आपका सिस्टम असेंबल होता है उसी टाइम पर इस रीड ओनली मेमोरी या रोम के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरर पहले से इसमें डाल के रखता है। मतलब कोई भी यूजर जो यूज कर रहा है सिस्टम को, वो रोम के कंटेंट को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता। अब कोई पूछेगा कि भाई ऐसी मेमोरी की रिक्वायरमेंट ही क्या है। देखिए भाई, आपके सिस्टम में बहुत सारा हार्डवेयर है। जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जब सिस्टम बूट होता है, जैसे आपने स्विच ऑन किया कैबिनेट में और अपने डेस्कटॉप को या अपने लैपटॉप को मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, तो उस टाइम पर जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ होती है ना, जितना भी हार्डवेयर आपके सिस्टम में कनेक्टेड है, वो सारा का सारा इनिशियलाइज होता है ना। और आप बताइए, जब आप सिस्टम को, मेरे ख्याल से इतना तो हर बच्चा जानता होगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं, मान लीजिए आपके सिस्टम पे विंडोज है, तो विंडोज लोड होता है, कुछ टाइम आपके सिस्टम को, कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है तैयार होने में, उसके बाद आपकी स्क्रीन आ जाती है, आपका जो माउस का पॉइंटर होता है वो स्टेबल हो जाता है, देन यू कैन यूज दैट सिस्टम, है ना। तो उस पीरियड को कहते हैं बूटिंग, जिसमें कि जो आपका सिस्टम है वो सारे के सारे हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या चीजें आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, उन सबको इनिशियलाइज करता है। तो वहां रोम का जो मेन फंक्शन आता है वो आता है। रोम क्या करता है, रोम के अंदर बेसिकली बायोस स्टोर होता है। देखिए यहां पर मैंने लिखा नहीं है, बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, रोम के अंदर क्या होता है, बायोस होता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है, ये सिस्टम के अंदर आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके उन्हें इनिशियलाइज करता है। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, वो जिस भी सिस्टम, जिस भी डिवाइस के ऊपर पड़ा हुआ है, मेनली हार्ड डिस्क के ऊपर होता है, हार्ड डिस्क के ऊपर से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाता है और उसे रैम के अंदर लोड करता है। क्यों भाई, रैम के अंदर लोड करने की क्या रिक्वायरमेंट है? अभी हमने क्या कहा था कि आपके सिस्टम में कोई भी चीज अगर परमानेंटली सेव्ड है तो वो सेकेंडरी मेमोरी पे है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर पे सेव्ड है तो वो सेकेंडरी मेमोरी पे होगा ना, हार्ड डिस्क के ऊपर होगा। अब जब आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो प्रोसेसर, हमने क्या कहा कि जो भी एग्जीक्यूशन का काम है वो प्रोसेसर का है, तो प्रोसेसर जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो प्रोसेसर के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो चीज होगी वहीं रखनी पड़ेगी आपको वो चीज। तो इसका मतलब रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी तो प्रोसेसर उसे लेके वहां से एग्जीक्यूट कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, हार्ड डिस्क के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब आपने सिस्टम को ऑन किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लोकेट करके उठा के लाके रैम में लाना, और फिर रैम से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को मिलेगा, वहां से वो एग्जीक्यूट करेगा, आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा और आपको पूरा यूजर इंटरफेस आपका तैयार होगा, जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इन सब चीजों में कौन हेल्प कर रहा है, रोम हेल्प कर रहा है। तो रोम के अंदर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कि सारे के सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। तो इसलिए अगर रोम में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपका सिस्टम ऑन नहीं हो सकता, इसीलिए ये प्राइमरी मेमोरी है। तो सिस्टम को स्टार्ट करने में, बूटिंग के टाइम पर रोम की मेन यूटिलिटी आती है। अब बताइए, अगर कोई भी यूजर आके रोम के कंटेंट को मॉडिफाई कर दे तो आपके सिस्टम को ऑन होने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी रखा हुआ है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो परमानेंट होती है, इसलिए ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, अब कितने टाइप की रोम होती है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। बहुत जल्दी से समझेंगे इसको। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक चिप एक बार प्रोग्राम कर दी तो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन जो है अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार चिप को आपने प्रोग्राम कर दिया, देन यू द इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट मॉडिफाई। फिर आई आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे तो कोई भी यूजर इरेज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर आप बहुत हाई रेंज की यूवी रेज अगर डालें, अल्ट्रा वायलेट लाइट उसके ऊपर डालें चिप के ऊपर, तो फिर आप उसके डेटा को इरेज कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि एक बिट को, दो बिट को इरेज कर दे, ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी को इरेज करता है एक साथ, है ना, और फिर आप उसको रीप्रोग्राम कर लो। तो अब फिर इसका एक्सटेंशन आया आपका ईईपी रोम। ये क्या कहता है कि भाई इरेज कर रहे हो तो एक बिट, दो बिट, मतलब जितना कम अमाउंट ऑफ मेमोरी भी आप इरेज कर पाओ, उसके लिए बहुत हाई पावर की जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं, स्पेशल इलेक्ट्रिकल वेव्स जो होती हैं, उनको मिली सेकेंड्स के लिए आप चिप के ऊपर डालोगे तो ये एक एक, दो बिट या कुछ छोटी छोटी स्पेसेस को भी डिलीट कर देता है, और फिर आप उस पर नया दोबारा से प्रोग्राम उसको रोम को कर सकते हो। तो इतने तीन टाइप की रोम आपकी होती है, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। डिफरेंस दोनों में क्या है, एक में यूवी रेज यूज करते हैं, एक में इलेक्ट्रिकल वेव्स यूज करते हैं, उसके कंटेंट को डिलीट करके फिर प्रोग्राम कर देते हैं। ठीक है,
फिर आती है आपकी कैश मेमोरी, जिसके बारे में मैंने बताया आपको। तो देखिए ये आपका प्रोसेसर है, ये प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। ये क्या है बेसिकली, ये रैम है और ये है आपकी हार्ड डिस्क। जो भी डेटा परमानेंटली स्टोर्ड है वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर्ड है। सीपीयू अगर कोई भी काम करेगा तो वो उस इंफॉर्मेशन को रैम के अंदर लेके आएगा पहले। अगर मान लीजिए हमें कोई फाइल खोलनी है, वो हार्ड डिस्क पर स्टोर्ड है, सेव्ड है, तो वो फाइल पहले रैम में आएगी, उसके बाद प्रोसेसर को मिलेगी। अब रैम के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि सीपीयू जो भी काम कर रहा है वो रैम में है। भाई आपके सिस्टम में काम ही सारा सीपीयू कर रहा है, तो एक टाइम पर इतनी सारी फाइल खोली हुई है, आपने मीडिया प्लेयर भी चला रखा है, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, तो प्रोसेसर तो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। तो इसका मतलब सारा का सारा चीज, सारा डेटा रैम के अंदर है। तो रैम बहुत क्रूशियल है, रैम का स्पेस, है ना। और रैम से मान लीजिए सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को, 4 इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्या करते हैं, रैम की और सीपीयू के बीच में एक हाई स्पीड मेमोरी लगा देते हैं और ये कहते हैं कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को रैम में से उठा के इस मेमोरी के अंदर रख लो। उस मेमोरी को कहते हैं कैश मेमोरी। तो सीपीयू क्या करता है, कैश मेमोरी से डायरेक्टली उस इंफॉर्मेशन को उठा के यूज कर लेता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की मेमोरी हो गई आपकी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और इसके टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। और ये देखो, ये ध्यान रखना, प्राइमरी मेमोरी है रैम और कैश, ये दोनों सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के थ्रू प्रोसेसर से बात कर सकती है। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी मेमोरी की जब भी बात करते हैं ना, तो यूजुअली जब आपको डिफरेंसेस मिलेंगे या कोई चीज मिलेगी तो वो रैम रोम की टर्म्स में मिलेगी, तो टेम्परेरीली स्टोर करती है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंटली स्टोर करती है। ये सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। इसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है। रैम इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, इसको यहां पर मान के चलिए। फिर हार्ड ड्राइव, एसएसडी, सीडी, यूएसबी, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल। ये वॉलेटाइल होती है, ये नॉन वॉलेटाइल है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, इसकी ज्यादा है। ये एक्सपेंसिव है, ये नहीं है। ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है सीपीयू से, ये नहीं होती। ये क्वेश्चन 1-2 बार, मतलब मल्टीपल टाइम एकेटीओ में कई बार 2-2 नंबर में आराम से पूछ लिया जाता है। तो ये आपको मैंने इसलिए अलग से यहाँ पर दिखा दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। कंप्यूटर में आपके 2 तरह की चीजें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर के, कीबोर्ड, माउस या रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, है ना, स्पीकर, ये सारा का सारा हार्डवेयर होता है, जो फिजिकल डिवाइसेस है जिनसे हम एक्चुअली काम करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ प्रोग्राम्स जिनके थ्रू ये सारे हार्डवेयर आपस में जिनको इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो 2 टाइप के बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से समझना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे गेम्स होते हैं, जो हमारे वेब ब्राउजर्स होते हैं, या कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, किसी चीज की एप्स हैं नॉर्मल, वो क्या होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। आपके आप अपने मोबाइल की बात करो, आप एडिशनल कई बार जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई गई है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो वही काम करेगी जिसके लिए उसे डिजाइन किया जाता है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, एक कोई किसी पार्टी ने डेवलप किया और उसका सॉफ्टवेयर आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया, उससे वो जो काम, जिस काम के लिए वो बना है, उस काम को आप करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके साथ साथ एक दूसरे टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। बहुत चीजें हैं इसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर में और भी चीजें आती हैं, यूटिलिटीज आती हैं जो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती हैं। फिलहाल आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि आप याद रखिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये, ऑपरेशन, कंप्यूटर के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर काम करता है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स, प्रोसेसर, मेमोरी, और जो भी कंप्यूटर के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं वो क्या है, फाइल की फॉर्म में है। तो मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को, मेमोरी को, प्रोसेसर को, फाइल्स को, इन सबको मैनेज करने का काम, सबकी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। और बेसिकली ये यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है, जिससे कि यूजर जो होता है वो आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। देखिए बेटा, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो क्या, कि आपका जो सिस्टम है उसमें लोएस्ट लेवल की पे क्या होता है, हार्डवेयर होता है। मतलब आपके कंप्यूटर पर जो यूनिट एक्चुअली काम कर रही है वो क्या है, हार्डवेयर। लेकिन हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल लेयर्स हैं जिनके थ्रू हम बात करते हैं। यूजर जो है वो सबसे ऊपर होता है ना। यूजर डायरेक्टली सिस्टम, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जैसे कमांड लाइन आर्गुमेंट जिन बच्चों ने यूज किया हो, ये डायरेक्टली आप सिस्टम कॉल्स के थ्रू या कुछ कमांड्स लिख के आप डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हो। अदरवाइज आप जब एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, यूजर जो होता है वो एप्लीकेशन यूज करता है, तो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर तक जाने के लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, या यहाँ पर हमारा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ,
इस टाइम पर हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू जो क्या एनेबल करता है कि यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहेगी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो डायरेक्टली हार्डवेयर पे काम करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिए होती है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये आपके सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे, वहीं से उसको रिज्यूम करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और मशीन के बीच में, मशीन मतलब हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिक टास्क जैसे फाइल्स को, प्रोसेस को, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसर को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, मतलब रिसोर्सेज को मैनेज करना कंप्यूटर के, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज द रिसोर्स मैनेजर, जस्टिफाई। आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने का मतलब क्या कि आप समझा दीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे रिसोर्स मैनेज करता है, तो आप जस्टिफाई कर देंगे, है ना। रिक्वायरमेंट विंडोज, लिनक्स, है ना, iOS, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। रिक्वायरमेंट क्या है भाई, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे वो हार्डवेयर से बात कर सके, ऑडियो को मैनेज करता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मल्टीपल टास्क आप अपने सिस्टम में एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। कौन फैसिलिटेट कराता है, कौन हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। ठीक है, तो वही व्यू है, यूजर एप्लीकेशन के साथ बात करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद आते हैं आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है बेटा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, इनिशियली जब कंप्यूटर्स आए थे तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था कि एक जैसी जॉब्स को कंबाइन कर दो, है ना, और एक साथ बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, इनपुट ट्रे होती थी, आउटपुट ट्रे होती थी। तो बेसिकली हमने कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें टेप के ऊपर हमने रिकॉर्ड कर दी और कार्ड रीडर के ऊपर रिकॉर्ड कर दी और इनपुट बना के हमने उस ऑपरेटर को सबमिट कर दिया। और ऑपरेटर एक बंदा है जो एक जैसी बहुत सारे जॉब्स को कंबाइन करेगा, बैच बनाएगा और उन्हें एग्जीक्यूट एक साथ करा देगा। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये बेसिकली कैसे इंटरैक्टिव मोड में काम नहीं करते, यूजर इनके पास नहीं खड़ा रहता, एक ऑपरेटर होता है जो मल्टीपल यूजर की जॉब्स को कंबाइन करके ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, मतलब कंप्यूटर को देता है और उन्हें एग्जीक्यूट करा देता है। ठीक है, तो बैंक में जो पेरोल सिस्टम्स होते हैं वो बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम एक चेक लगा देंगे तो बहुत सारे चेक एक साथ क्रेडिट हो जाते हैं, है ना। या आप किसी शॉप पर कोई शॉपिंग करने जाते हैं, अपना कार्ड आपने स्वाइप किया, तो जो शॉपकीपर है उसके अकाउंट में जरूरी नहीं है एकदम से डेटा आ जाए, पूरे दिन के जितने कार्ड स्वाइप हुए होंगे एक साथ उनका ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो बैंक आज भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी काम करते हैं। फिर आता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या कहता है समझो पहले। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है कि रैम जो है उसमें एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स आप रख सकते हैं। सीपीयू का काम क्या है, सीपीयू प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। अगर आप एक प्रोग्राम सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है और उस प्रोग्राम को मान लीजिए भाई हो सकता है कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, उस ड्यूरेशन में उस प्रोग्राम को किसी इनपुट लेने की रिक्वायरमेंट हुई या कोई आउटपुट देने की रिक्वायरमेंट हुई, तो वो सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो प्रोग्राम सीपीयू के बाहर जाएगा। तो मीनवाइल जब वो प्रोग्राम बाहर जाएगा तो प्रोसेसर खाली बैठा रहेगा। तो बेटर क्या है कि प्रोसेसर खाली बैठे, उससे बेटर है कि आप रैम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम रखो। अगर एक प्रोग्राम कहीं और काम के लिए जा रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन के बीच में ही कहीं गया है कोई काम करने के लिए, तो उस ड्यूरेशन में आप दूसरा प्रोग्राम सीपीयू को दे दो, सीपीयू खाली बैठने के बजाय दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेगा। जब इस प्रोग्राम का आईओ कंप्लीट हो जाएगा वापस सीपीयू पे आएगा तो ये सीपीयू को इंटरप्ट देगा, जनरेट कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम और बता देगा कि भाई सीपीयू ये जो प्रोग्राम बाहर गया था ये वापस आ गया, अब आप इसे कंप्लीट करो। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया क्या है कि एक साथ रैम में हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रख सकते हैं। एक प्रोग्राम सीपीयू को देते हैं, अगर वो किसी काम के लिए बाहर जाता है तो दूसरा प्रोग्राम मीनवाइल हम प्रोसेसर को दे सकते हैं, जिससे कि उसकी स्पीड को हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, अब देखिए फिर आता है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि आप अपने सिस्टम में, देखो नॉर्मल एग्जांपल से समझो, आप अपने कंप्यूटर पर बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो। आपने वर्ड फाइल खोल रखी है, इंटरनेट भी चला रखा है, कोई आपने पीछे से सॉन्ग भी चला रखा है ना, अपनी ईमेल भी खोल रखी है, तो मल्टीपल काम आप एक साथ, मल्टीपल टास्क कैन बी रन एट द सेम टाइम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। जैसे कि आपका सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक में वर्ड, वेब ब्राउजर, ईमेल, आपने सब चीज अलग अलग प्रोसेस एक साथ चला रखे हैं और इसके बीच में स्विचिंग होती रहती है।
ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस, मतलब स्विचिंग का मतलब कि एक प्रोसेस पूरा चल गया फिर ये चल रहा है, नहीं, पहले ये चलेगा कुछ टाइम के लिए, फिर कुछ टाइम के लिए ये चलेगा, कुछ टाइम के लिए चलेगा। तो बेसिकली क्या होता है, सीपीयू का जो टाइम है ना वो सबके बीच में डिवाइड कर दिया जाता है कि कुछ सेकंड के लिए ये, कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए, फिर कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए। तो अलग अलग एल्गोरिथम है जिनको फॉलो करके मल्टीपल टास्क जो है उन्हें हम एक साथ चला सकते हैं। यूजर को ऐसा लगता है कि सारे एक साथ चल रहे हैं जबकि एक एक करके ये चलते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बहुत तरीके से हम इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो टाइम क्वांटम का मतलब कुछ देर के लिए हर एक प्रोसेस को टाइम मिल जाता है और वो इतनी जल्दी जल्दी उनके बीच में स्विचिंग होती है कि ऐसा लगता है यूजर को कि जैसे कि ये सारे पैरेलली चल रहे हैं। सच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात कंसर्न की ये है, भाई हमारे पास एक प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर की स्पीड जो है कंप्यूटर में सबसे ज्यादा है, तो हमें उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज यूटिलाइज करना है, खाली नहीं छोड़ना उसको। तो अब इसके लिए हमने पहले मल्टी प्रोग्रामिंग रखा कि मल्टीपल प्रोग्राम होंगे तो काम हो जाएगा, फिर मल्टीटास्किंग रखा, मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है? मल्टी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम सीपीयू के पास गया, अगर वो प्रोग्राम खुद ही किसी काम को करने के लिए सीपीयू को छोड़ के बाहर जाता है तो ठीक है, आप जबरदस्ती उसे सीपीयू नहीं ले सकते। बात समझ में आई? फोर्सफुली आप किसी प्रोग्राम को सीपीयू के बाहर नहीं निकाल सकते। मल्टीटास्किंग में आपने क्या किया, आपने पहले से टाइम बता दिया कि इतने सेकंड के लिए तुझे सीपीयू मिलेगा, उतनी देर बाद तुझसे सीपीयू ले लिया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में। मल्टीटास्किंग में सीपीयू ले लिया जाता है, मतलब फोर्सफुली प्रोसेस को से सीपीयू को ले लेते हैं, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम रैम में रहते हैं, बस इतना कंसेप्ट है। ठीक है। अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, भाई आप क्या कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम आप सिस्टम से करा पाए। बहुत बढ़िया तरीका क्या है, आप प्रोसेसर ही बहुत सारे लगा लो। आपने CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4 4 प्रोसेसर अपने सिस्टम में लगा लिए, एक ही मेन मेमोरी इनपुट आउटपुट यूनिट को वो शेयर कर रहे हैं। तो ये काम करने वाले लोग ही अगर आपने अपने सिस्टम में लगा लिए ज्यादा, तो नेचुरली आपके सिस्टम का जो यूटिलिटी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर आते हैं आपके मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ध्यान से समझो। देखो, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है, उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल, एक एप्लीकेशन को आपने खोला और उसी एप्लीकेशन के अंदर, सिर्फ एक एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, उसी एप्लीकेशन के अंदर आप मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हो। नॉर्मल आप अपने जीमेल की बात करो, जैसे एग्जांपल ले लो कि आप एक मेल को कंपोज कर रहे हो, एक तरफ से कैलेंडर सेटिंग चेंज कर रहे हो, एक तरफ से आपने अपना इनबॉक्स भी खोला हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि एक ही प्रोसेस है या एक ही प्रोग्राम है, उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और किस तरह से स्विचिंग कर रहे हो। मल्टी प्रोसेसिंग क्या, देखो इस तरह से समझो, जब हम मल्टीटास्किंग की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि एक प्रोग्राम है P1, P2, P3 और ये है CPU, है ना। अगर ये प्रोग्राम मिला, ये कहीं गया तो P2 मिल जाएगा, ये गया तो P3 मिल जाएगा। इस तरह इनके बीच में स्विचिंग होती रहेगी। मल्टी थ्रेडिंग क्या कहता है कि अगर एक ही प्रोग्राम है, मान लो एक प्रोग्राम है P1, ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम के ही कुछ ऐसे पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, जिन्हें हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकें। मतलब एक को एग्जीक्यूट करने पे जो रिजल्ट आए वो दूसरे में यूज नहीं हो रहा, तो इन्हें एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं थ्रेड्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लो एक P1 प्रोग्राम है, ये हमारी रैम है ना, और P1 प्रोग्राम जो था हमने उसके 3 थ्रेड बना लिए। ये P1 प्रोग्राम जो है उसके 3 थ्रेड बना लिए, T1, T2, T3। अब है मेरा CPU को मैंने T1 दिया, एक ही प्रोग्राम का एक थ्रेड दिया, अगर वो ब्लॉक हुआ तो T2 दे दिया, ये भी ब्लॉक हुआ तो T3 दे दिया। इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। एक ही प्रोग्राम के मल्टीपल थ्रेड्स हम बना लेते हैं और स्विचिंग उन थ्रेड्स के बीच में होती है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, मान लो मैंने गूगल क्रोम खोला और गूगल, एक तरीका तो है डबल क्लिक करके गूगल क्रोम खोला, दूसरा तरीका है कि मैंने उसी के टैब्स खोल लिए। तो वो क्या है, मैंने एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल थ्रेड्स खोल लिए। तो टैब्स के बीच में जो स्विचिंग होती है वो फास्ट होती है ना। तो बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है बेटा। और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बहुत फास्ट, बहुत क्विकली, और सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। जिन बच्चों को लर्निंग के हिसाब से पढ़ना है, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड थोड़ी ज्यादा ड्यूरेशन की वन शॉट ऑलरेडी यूट्यूब पर है, वहां जाके वो लोग उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम में कवरेज के हिसाब से ये सारे कंसेप्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर इन्हें पूछे जाते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल से आप इसको लिख सकते हैं।
फिर आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन से होते हैं? जो रियल टाइम में काम करते हैं, जैसे कि एयरलाइन सिस्टम में, मिसाइल्स में, रोबोटिक्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हें हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम का मतलब क्या है? जो टाइम कंस्ट्रेंट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मतलब जहां पर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की आगे पीछे होने से भी गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि जहां देखिए, जहां टाइम कंस्ट्रेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि ऑटोमेटिक पैराशूट्स या एयर बैग, आपकी कार में एयर बैग है, मान लीजिए ईश्वर ना करे अगर किसी एक्सीडेंट में अगर कुछ हुआ और एयर बैग को खुलने में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी टाइम लेट हो गया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। या फिर ऑटोमेटिक पैराशूट की हम बात करें उसके केस में, या मिसाइल लॉन्च की बात करें वहां पर, तो कुल मिलाकर रियल टाइम में वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत स्ट्रिक्टली टाइम कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हैं उन्हें हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम मतलब जहां पर थोड़ी बहुत टाइम की डिले कुछ सेकंड्स की टॉलरेबल है, जैसे कि मेडिकल इमेजिंग, आप रियल टाइम में अगर सीटी स्कैन करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं, अगर एक आध सेकंड का में आगे पीछे टाइम भी हो गया तो भी कोई एज सच बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आ जाता है आपका फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट रिसोर्सेज जो आपके कंप्यूटर में है उनको मैनेज करता है। तो देखिए, पहला है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मतलब सीपीयू को कैसे मैनेज करता है, या प्रोसेस मैनेजमेंट। सीपीयू को मैनेज करने का क्या मतलब है कि भाई देखो, जितने भी प्रोग्राम आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हैं वो सारे के सारे रैम में आके बैठे हुए हैं। सीपीयू बहुत एफिशिएंट है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आप उसको मैनेज करने के लिए क्या मतलब है उसको मैनेज करने का, कि किस तरह से उसको प्रोग्राम दिए जाएं कि वो कंटिन्यूसली काम करता रहे, उसको कम से कम वेट करना पड़े, है ना। तो प्रोसेसर को मैनेज करने का मतलब है कि बैक टू बैक उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए आप उसको काम देते रहें और वो खाली बैठ के टाइम वेस्ट उसका ना हो, उसकी एफिशिएंसी वेस्ट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में रैम के अंदर एक क्यू होती है जिसे कहते हैं रेडी क्यू, जिसमें जितने भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं, जितने प्रोग्राम तैयार होते हैं जिनका एग्जीक्यूशन करना होता है, वो रेडी क्यू के अंदर रहते हैं। अब एक एक करके उन प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करके हमें सीपीयू को देना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप की शेड्यूलिंग टेक्निक प्रोवाइड करता है। शेड्यूल बनाने का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस बनाना, कि पहले ये प्रोग्राम जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, किस ऑर्डर में वो प्रोग्राम सीपीयू को दिए जाएंगे। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग एल्गोरिथम्स जो है उन्हें मेंटेन करता है। एग्जाम्पल के लिए एक दो एल्गोरिथम्स लिख देना एग्जाम में आ जाए तो, पहला है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब ऐसा वो प्रोग्राम सबसे पहले सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए मिलेगा जिसको सबसे कम टाइम चाहिए, सबसे छोटा है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। राउंड रॉबिन का मतलब क्या है कि सबको 2-2 मिनट का टाइम दे दो, इक्वल टाइम सबको दे दिया, उतनी देर के बाद सब प्रोसेसर को छोड़ के जाएंगे और फिर दोबारा उनका नंबर लगेगा। मतलब जैसे मान लो P1, P2, P3 तीन प्रोग्राम है और मैंने कहा कि 2-2 मिनट का टाइम लगेगा, तो पहले P1 आएगा, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा, फिर P1 आएगा, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा। तो जितना टाइम इन्हें चाहिए इतना इक्वल टाइम उन्हें मिलता रहेगा। इसे कहते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। वन बाय वन इक्वल टाइम के लिए रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपका प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी बेस्ड का मतलब जिस प्रोग्राम की प्रायोरिटी ज्यादा है, जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है या हाई प्रायोरिटी का प्रोग्राम है, वो पहले दिया जाएगा क्योंकि उसका पहले एग्जीक्यूट होना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल से आप इसको लिख सकते हैं। बहुत डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, एग्जाम में लिखने के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको नाम लिख के इसके बारे में एक लाइन के अंदर इसे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। फिर आता है डिवाइस मैनेजमेंट या आईओ मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ को कैसे मैनेज करता है ये देखिए। आईओ मैनेजमेंट के लिए क्या करता है, देखो भाई, हम आईओ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, उसकी जो स्पीड होती है वो प्रोसेसर से बहुत कम होती है। तो हम किस तरह से उनके बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज करें, तो हम कहेंगे हमने आईओ डिवाइसेस को मैनेज कर लिया। तो आईओ को डिवाइस को मैनेज करने के लिए दो टेक्निक यूज करते हैं। एक होती है बफरिंग। बफरिंग का मतलब क्या है कि आपने इनपुट डिवाइस है, भाई हम कह रहे हैं प्रोसेसर को कोई इनपुट लेना है, इनपुट डिवाइस की जो स्पीड है वो बहुत कम है, तो इनपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में आपने बफर लगा दिया। इनपुट डिवाइस अपना सारा डेटा, प्रोसेसर अपना कोई काम कर रहा है करता रहेगा, इनपुट डिवाइस एक एक करके डेटा को इनपुट करती रहेगी, बफर में स्टोर करती रहेगी। जब वो बफर फुल हो जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को कह देगा कि भाई बफर फुल हो चुका, अब आप एक साथ सारा बफर कंज्यूम कर लो। इसी तरह आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में बफर लगा दिया जाता है। प्रोसेसर डेटा बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है, आउटपुट डिवाइस के डिस्प्ले करने की स्पीड कम है, तो प्रोसेसर एक साथ सारा डेटा बफर के अंदर भर देता है। जब वो फुल हो जाता है तो आउटपुट डिवाइस एक एक करके डेटा को डिस्प्ले कराती रहती है या आउटपुट प्रोड्यूस करती रहती है। तो बफरिंग बेसिकली वो फैसिलिटी है जो कि स्पीड मिसमैच को मैनेज करने के लिए यूज होती है। इसको आपको एक बार रीड आउट कर लेना है, ठीक है।
फिर दूसरा आता है स्पूलिंग। कंसेप्ट समझ लो बस। स्पूलिंग क्या है, मान लीजिए पांच एक लैब है, उसमें 5 कंप्यूटर लगा रखे हैं हमने और एक प्रिंटर है जो कि पांचों कंप्यूटर्स पे शेयर हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई प्रिंट कमांड दी, एक दूसरे बंदे ने कोई प्रिंट कमांड दी, तीसरे ने कोई प्रिंट कमांड दी। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब हम प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंट कमांड देने के बाद हमने वो डॉक्यूमेंट बंद कर दिया जिसका प्रिंट कमांड दिया, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर से प्रिंट कमांड गई, लेकिन जिस ऑर्डर में प्रिंट कमांड गई उसी ऑर्डर में प्रिंट आउट निकलते चले जाते हैं। वो किसकी हेल्प से होता है? स्पूलिंग की हेल्प से होता है। मतलब शेयर डिवाइस जो होती है जैसे प्रिंटर, जब हम उसका प्रिंट होने के लिए कमांड देते हैं तो आपके हार्ड डिस्क के ऊपर ना एक एरिया होता है जिसे कहते हैं स्पूल डिस्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल होता है जिसे कहते हैं स्पूलर। वो क्या करता है, जो भी डिवाइस का आपने प्रिंट करने के लिए कमांड दी उसकी एक स्नैपशॉट, मतलब उसकी एक इमेज जो होगी वो स्पूल डिस्क के ऊपर स्टोर कर लेता है और फिर उस इमेज से प्रिंट आउट निकलता है। तो जिस ऑर्डर में वो इमेज बनी उसी ऑर्डर में वो प्रिंट निकलता रहता है। तो साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, स्पूलिंग की ये फुल फॉर्म है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही कम्युनिकेट हो पाता है। तो एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस को, एक प्रिंटर को आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में शेयर कर लिया और उसको इनेबल करा दिया, ठीक है। तीसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि किस तरह से ये मेमोरी को मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा आप मेमोरी के अंदर स्टोर करा पाओ, कम से कम एरिया उसका वेस्ट हो। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये काम कर लिया तो उसने, हम कहेंगे कि उसने मेमोरी को मैनेज कर लिया। कितने तरीके से कर सकता है? एक तो है पार्टीशनिंग और दूसरा तरीका है वर्चुअल मेमोरी। सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना। पार्टीशनिंग का क्या मतलब है कि आप मेमोरी को किस तरह से पार्टीशन करेंगे, या तो उसके फिक्स साइज के पार्टीशन बनाएंगे या फिर वेरिएबल साइज पार्टीशन बनाएंगे, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह की पार्टीशनिंग प्रोवाइड करता है। फिक्स साइज का क्या मतलब है कि आपने पहले से जो पार्टीशन है उसका साइज फिक्स कर दिया। मान लो ये 2 KB का है, ये 5 KB का है, ये 8 KB का है, ये फिर 2 KB का है, ये फिर 5 KB का है। तो कहने का मतलब है जो भी पार्टीशन आपने बनाए, जो भी पीसेस आपने मेमोरी के बनाए, उन सारे पार्टीशंस को पहले से उनके साइज को आपने फिक्स कर दिया। इसको कहते हैं फिक्स पार्टीशनिंग। वेरिएबल पार्टीशनिंग का मतलब कि आपने पहले से इसको पार्टीशन में डिवाइड नहीं किया, जैसे जैसे प्रोसेस आया, मतलब पहला आया 2 KB का तो 2 KB स्टोर कर दिया, फिर 5 KB का आया तो 5 KB स्टोर कर दिया। मतलब ये पार्टीशन जो है डायनेमिकली बनते हैं, जैसे जैसे प्रोसेस स्टोर होने के लिए आता है वैसे वैसे पार्टीशन बन जाते हैं। तो इस तरह अलग अलग टेक्निक्स जो होती है मेन मेमोरी में, जो पार्टीशनिंग के लिए हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर हमने 5 KB है, यहाँ पर हमने 4 KB का कोई प्रोसेस स्टोर कर लिया, तो 1 KB जो था वो वेस्ट हो गया। तो एक पार्टीशन के अंदर जो स्पेस वेस्ट हुआ इसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन फिलहाल याद रखो कि मेमोरी में अच्छी तरह से अगर आपने मेमोरी मैनेज नहीं की तो उसकी फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन मेमोरी का वो अनयूज्ड स्पेस होता है जिसको हम यूज नहीं कर पाते और वो अननेसेसरी वेस्ट होता है, ठीक है। तो पार्टीशनिंग, एफिशिएंट पार्टीशनिंग यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है। दूसरा होता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या है? वर्चुअल का नाम का मतलब क्या होता है? वर्चुअल कीवर्ड का क्या मतलब है? वो चीज जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही वही तो है वर्चुअल। जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है वो तो वर्चुअल होता ही नहीं, है ना। तो क्या मतलब, अगर आपको मैं ये कह रही हूँ कि जो भी प्रोग्राम मान लीजिए प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना है वो प्रोग्राम रैम के अंदर होना चाहिए। रैम का जो स्पेस है मान लो वो है 1 GB और आपको 5 GB का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो क्या आप उस प्रोग्राम को रैम में पूरा का पूरा स्टोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप हार्ड डिस्क के ऊपर उस पूरे प्रोग्राम को रख लो और उस पूरे प्रोग्राम को रैम में लोड करने के बजाय उसके कुछ कुछ पार्ट उठा के आप रैम में लाते रहो। भाई एक बार में एक प्रोग्राम का कुछ ही पार्ट तो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद जब वो हो जाएंगे तो दूसरे पार्ट एग्जीक्यूट होंगे। पूरा प्रोग्राम एक साथ तो एग्जीक्यूट होता नहीं है, पार्ट ऑफ प्रोग्राम एक एक करके तो एग्जीक्यूट होंगे। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट ये कहता है कि पूरे प्रोग्राम को हार्ड डिस्क के ऊपर रखो, है ना। हार्ड डिस्क का एक एरिया होता है जिसको वर्चुअल मेमोरी के एरिया की तरह ट्रीट करते हैं और वहां से सिर्फ उतने पार्ट ऑफ प्रोग्राम को रैम में लाते रहो जितना रिक्वायरमेंट होती है। डिमांड ऑन डिमांड जो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है उसको हम रैम के अंदर लोड करते रहेंगे। तो यूजर को ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर बहुत बड़ी इनफाइनाइट साइज की रैम है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही अवेलेबल हो पाता है। फिर चौथा है फाइल्स को कैसे मैनेज करता है। अब देखिए आप, हाँ बेटा, तो फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो फाइल्स के फॉर्म में होती है, तो पता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइल है ना, वो उस किस फाइल का क्या नाम है, क्या टाइप है, किस यूजर ने क्रिएट की, कब क्रिएट हुई, किस डेट पे क्रिएट हुई, कब लास्ट मॉडिफाई हुई, उसके क्या एक्सेस राइट हैं, कौन कौन उसे रीड करेगा, राइट करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन एक फाइल एलोकेशन टेबल के ऊपर मेंटेन करता है, जिससे कि आप मतलब जितने भी फाइल्स के ऊपर मॉडिफिकेशन होते हैं वो सारा डेटा वो इसके अंदर मेंटेन करता है, जिससे फाइल्स की सारी इंफॉर्मेशन एक प्लेस पर आपको मिल जाती है। आपके मोबाइल में जो फाइल मैनेजर होता है ना, बेसिकली उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बस एक बार रीड आउट करनी है, जितनी आपको याद रह जाए उतनी आपको एग्जाम में इनको लिख के आना है।
अब देखिए फिर आ जाता है आपका ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर बेसिकली क्या है? ट्रांसलेटर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम को लिख रहे हैं, उस लैंग्वेज से 0-1 के फॉर्म में प्रोग्राम को चेंज कर देता है, क्योंकि मशीन को 0-1 लैंग्वेज समझ में आती है ना, मशीन को और कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो ट्रांसलेटर का काम क्या है कि 0-1 में किसी भी हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देना। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, 3 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। कंपाइलर बेसिकली क्या होता है? किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को, जैसे कि प्रोग्राम को जिसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सी का प्रोग्राम है, तो उसे ये 0-1 की लैंग्वेज में चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा। अब ये काम कैसे करेगा? ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है, मतलब अगर 100 लाइन का प्रोग्राम है तो 100 की 100 इंस्ट्रक्शन को एक साथ रीड करेगा, उनमें देखेगा कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो उन एरर्स को रिपोर्ट करेगा, एक साथ सारी लाइन्स की एरर को एक साथ रिपोर्ट कर देगा। प्रोग्रामर उन एरर्स को रिमूव करेगा, फिर उसके बाद दोबारा प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर फिर दोबारा सारी एरर चेक करेगा और अगर कोई एरर नहीं होगी तो एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देगा। याद रखना ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, अभी ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, अभी इसमें और भी फाइल्स के लिंक कराने की जरूरत है, तभी ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि कंपाइलर जो है ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, 0-1 में चेंज करता है, पूरे कोड को एक साथ पढ़ता है और फिर उसको एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में मॉडिफाई कर देता है, एक साथ सारे कोड के एरर्स को शो करता है। अब दूसरा है इंटरप्रेटर, ये भी यही काम करता है, लेकिन ये कैसे करता है? लाइन बाय लाइन करता है। इंटरप्रेटर मान लीजिए 100 लाइन का प्रोग्राम है, तो एक एक लाइन को रीड करेगा, उसमें कोई एरर होगी तो बताएगा, फिर एरर रिमूव होने के बाद फिर उसको कंपाइल करेगा, 0-1 में मॉडिफाई करेगा और फिर उसे एग्जीक्यूट कर देगा। कंपाइलर एग्जीक्यूशन नहीं करता था, इंटरप्रेटर कोड को 0-1 में चेंज भी करता है और साथ साथ फिर उसे एग्जीक्यूट भी करता हुआ चलता है। ये इनमें मेजर डिफरेंस है। कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता था, मतलब रीड करता था, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड पूरे कोड का जनरेट करता था, लेकिन इंटरप्रेटर कोई ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता, सिर्फ उस एक इंस्ट्रक्शन का, एक लाइन का ऑब्जेक्ट कोड बनाता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों में इनकी वर्किंग में डिफरेंस है। ये एक एक लाइन की एरर को एक बार में बताएगा, कंपाइलर सारी लाइंस की एरर एक बार में बता देता है। तीसरा होता है असेंबलर, ये असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। असेंबली लैंग्वेज जैसे ऐसे लिखी होती है, मान लीजिए R1 R2 दो रजिस्टर है, इनके कंटेंट को ऐड करके रिजल्ट को R1 में ही स्टोर कराओ, इस टाइप की लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो असेंबलर इस लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को 0-1 में चेंज करता है। अब ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? एक बार ये सारा का सारा डिफरेंस आपको देखना है, वही है, वो ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेगा, ये एक एक लाइन को लेगा, ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा जिसको हम डिस्क पे सेव करते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता, तो इसलिए इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम होती है। ये कंपाइलेशन करता है, एग्जीक्यूशन से पहले काम करता है, ये साथ साथ एग्जीक्यूट भी करता हुआ चलता है। फास्ट है क्योंकि पूरे कोड को एक साथ कंपाइल कर देता है, ये एक एक लाइन को करता है, इसलिए स्लो है। यहाँ पर मेमोरी रिक्वायरमेंट इसकी ज्यादा है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है वो डिस्क पर सेव होगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कोड एक साथ क्रिएट नहीं होता, एक पूरी फाइल क्रिएट नहीं होती, यहाँ पर होती है। ये सारी एरर्स को कंपाइलेशन के टाइम पर दिखा देता है एक साथ, ये एक एक करके एरर्स को दिखाता है लाइन बाय लाइन। एरर को अब बताओ, अगर 100 लाइन की एरर एक साथ दिखा देंगे तो उन्हें हटाना मुश्किल होगा ना, तो इसलिए ये डिफिकल्ट है, और ये इजी है क्योंकि एक लाइन की दिखाता है। और ये एग्जांपल है कौन कौन सी लैंग्वेज कंपाइलर इंटरप्रेटर यूज करती है। इनमें से जितने पॉइंट्स आपको मेजर याद रह जाए उनको आप लिख के आएंगे। फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं लिंकर। ये बेसिकली क्या करता है, जब कंपाइलर ने कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल बनाई तो लिंकर रन टाइम लाइब्रेरीज के साथ उन्हें लिंक करने का काम करता है। ये जो ऑब्जेक्ट फाइल्स बनती है ना, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, लिंकर इन्हें एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाने में काम करता है। इन ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, जो रन टाइम पर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिनको इनके साथ लिंक करने का काम लिंकर का होता है। फिर आता है आपका लोडर। लोडर का काम क्या है, अब हमने क्या कहा, मान लीजिए हमने कंपाइल किया कोड को, कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड बना, कहां बना, डिस्क पर। इस ऑब्जेक्ट कोड पर लिंकर ने लिंक करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई। अब ये फाइल्स को रैम में लाने का काम कौन करेगा, लोडर करेगा। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूट होने के लिए इन फाइल्स का रैम में आना जरूरी है, तो लोडर का काम क्या है, इनको मेमोरी में लोड करना। ठीक है, अब अगला जो आता है आपका जो मेन कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, एल्गोरिथम क्या होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम अपनी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, बस स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर ऑर्डर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए जिसको देख के कोई भी उसका प्रोग्राम बना सके। ये प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है, प्रोग्राम तो रूल्स को फॉलो करता है, एल्गोरिथम सिर्फ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी लैंग्वेज में लिखने को हम स्टेप बाय स्टेप अपनी एल्गोरिथम, उसे हम एल्गोरिथम बोल देते हैं। तो एल्गोरिथम प्लस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम उसमें इंप्लीमेंट करते हैं उसको, तब वो प्रोग्राम बनता है। तो एल्गोरिथम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश लाइक वर्ड्स से यूज करके आप सारे स्टेप्स अगर लिख दोगे वो आपका एल्गोरिथम बन जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एल्गोरिथम कोई इनपुट
इनपुट ले सकता है, हो सकता है ना भी ले भी सकता है। एक ना एक आउटपुट जरूर प्रोड्यूस करेगा जो कि पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है उसका। तीसरा, फाइनाइट होना चाहिए एल्गोरिथम। क्यों? मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो टर्मिनेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चल ही रहा है रिजल्ट दे ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है डेफिनेट होना चाहिए, मतलब एल्गोरिथम में जितने भी स्टेप्स हैं उन सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर एक स्टेप का मतलब क्लियर होना चाहिए, जाकि अगर कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाए एल्गोरिथम से देख के तो उसे समझ में आ जाए कि उसे कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है। एक ही बात के दो मीनिंग नहीं निकलने चाहिए, है ना। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि एल्गोरिथम में जो भी सॉल्यूशन आपने लिखा वो ऐसा होना चाहिए जिसको प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जा सके। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी सॉल्यूशन लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ऑपरेशन हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना मिले। ठीक, तो ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। एग्जांपल देख लो, मान लो हमें किसी सर्कल का रेडियस गिवन है और पूछेंगे हम और उसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा? स्टार्ट एंड, स्टार्टिंग में स्टार्ट, फिर बाद में एंड। रेडियस रीड करना है, यूजर से रेडियस को रीड करो, उसके बाद उस इस फॉर्मूले से लगा के एरिया कैलकुलेट कर लो, डिस्प्ले कर दो, एंड कर दो। तो इस तरह दिस इज एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, स्टार्ट करो, लेंथ ब्रेड्थ को इनपुट कराओ, उसके बाद पेरीमीटर कैलकुलेट करो, डिस्प्ले करा दो, एंड कर दो। तो क्या हुआ? किसी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किस तरह से हम उसे करेंगे उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। और जब हम इसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे तो वो प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है? एल्गोरिथम को अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दूं, देखो हमें ये पता है, मान लीजिए मैं आपको एक 200 पेज की नॉवल दूं पढ़ने के लिए और आप 2 दिन लगा के उसे पढ़ें। उसके अलावा अगर मैं आपको 2 घंटे की एक मूवी दिखा दूं उस नॉवल के ऊपर बेस्ड, तो आपको वो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी। तो बस यही बात है कि जो ह्यूमन माइंड होता है, ह्यूमन ब्रेन है, उस पर जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो लास्टिंग इम्पैक्ट आता है, मतलब वो देर तक याद रहती है, वो जल्दी समझ में आती है। तो उस पर्पस के लिए फ्लो चार्ट हम यूज करते हैं, मतलब जो क्लियर कंसेप्ट है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का वो फ्लो चार्ट के थ्रू सीधे सीधे कन्वे हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इसकी डेफिनेशन आपको सिर्फ देख लेनी है एक बार। एडवांटेजेस क्या है? लॉजिक जो है सिस्टम का वो बहुत इजीली आप समझा सकते हैं। डिबगिंग में हेल्प करता है, मतलब फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मॉड्यूल है, कैसे कैसे काम चल रहा है। तो आप अगर कहीं एरर आती है तो आप उसे रिमूव करने में आपको आसानी रहती है। जो फ्लो चार्ट है उसकी हेल्प से आप किसी भी कोड को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और सही लॉजिक को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, मतलब कुल मिलाकर अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए इन सिंबल्स का यूज करते हैं, एग्जाम में पूछ ले जाता है। ये स्टार्ट और एंड के लिए ये स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट ब्लॉक्स को कनेक्ट करने के लिए एरोज यूज करते हैं। पैरेललोग्राम हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए ये रेक्टेंगल यूज करते हैं, और जहां हमें यस और नो वाले डिसीजन लेने होते हैं वहां पर हम ये डायमंड बॉक्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है, देखो जैसे मान लो स्टार्ट के लिए हमने यूज किया, स्टार्ट किया, इनपुट करा लिया लेंथ और ब्रेड्थ, फिर कैलकुलेट किया, ये प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद प्रिंट कर दिया पी को, पेरीमीटर को, फिर उस पर स्टॉप कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर देखो स्टार्ट किया, स्टार्ट के लिए ओवल सिंबल है, बेसिकली ये ओवल है, स्टार्ट और एंड जो है ये ओवल है। रीड किया है इसको, सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का फॉर्मूला लगा के इसे कैलकुलेट किया, जहां कैलकुलेशन हो रही है वहां प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन है वो रेक्टेंगल के अंदर आएगी, आउटपुट दे दिया और एंड कर दिया। तो इस तरह से फ्लो चार्ट्स का एग्जांपल आप दिखा सकते हैं, कोई आपसे पूछेगा तो। फिर आते हैं आपके सी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स। कौन कौन से लैंग्वेज में कंपोनेंट्स होते हैं? तो सी लैंग्वेज में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं जहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक है कैरेक्टर सेट, टोकन, वेरिएबल और डेटा टाइप। कैरेक्टर सेट का मतलब कौन कौन सी चीजें यूज करके हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो क्या है बेसिकली A to Z लोअर केस में जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैपिटल A to कैपिटल Z 0 से 9 तक के डिजिट्स अलाउड हैं। उसके बाद आपके जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं ना, जैसे एक्सक्लेमेशन, @ हैश, डॉलर, परसेंटाइल, पावर वाला सिंबल और एंड, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे स्पेशल सिंबल्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। और व्हाइट स्पेस मतलब जो बड़ी सी स्पेस टैब होती है वो भी यहाँ पर एक सिंबल की तरह अलाउड है। तो सी के कैरेक्टर सेट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। फिर दूसरा आता है टोकन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि टोकन किसे कहते हैं। तो देखो जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसका कुछ मीनिंग होता है उसको हम टोकन कहते हैं। जैसे कीवर्ड, एक प्रोग्राम है उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया कीवर्ड क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, कांस्टेंट क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, स्पेशल सिंबल्स क्या है, ये सारे के सारे आपके टोकन्स होते हैं। इनके नाम याद रखना। टोकन अगर पूछा जाए तो ये एक लाइन लिख के ये सारे एग्जांपल आपको लिख के आना है। ठीक, एक एक करके देखते हैं बहुत जल्दी से क्या होते हैं। कीवर्ड क्या है? सी की लाइब्रेरी में कुछ 32 कीवर्ड्स हैं। ये वो रिजर्व्ड वर्ड हैं जो किसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं। इनका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता या इनके नाम का कोई आप वेरिएबल नहीं बना सकते अपने प्रोग्राम में। ठीक है, इनको कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ? कुछ
रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होते हैं, इनका मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे ऑटो, लॉन्ग, कैर, शॉर्ट, इंट, है ना, फ्लोट, ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? किसी भी चीज को, देखो दो तरह की चीजें हैं, सी में कुछ चीजें पहले से बनी है, जो बनी है उनके नाम भी पहले से रखे हुए हैं, जो नहीं बनी है जो यूजर बनाएगा, यूजर जब बनाएगा उन्हें तो यूजर उनका कुछ नाम देगा, तो जो उनका नाम देता है ना, नाम, जो भी यूजर डिफाइंड चीजें होती है उनको जो नाम दिया जाता है उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिससे उसको पहचानते हैं। आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ एनी यूजर डिफाइंड थिंग, चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो, एरे हो, जो भी हम बना रहे हैं उसका जो नाम देंगे उसको हम आइडेंटिफायर कहेंगे। लेकिन इसके रूल्स हैं। आइडेंटिफायर का जो हम नाम लिखेंगे उसमें तीन चीजें अलाउड हैं, लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर के अलावा और कोई चीज यहाँ पर अलाउड नहीं है। इसमें भी जो आइडेंटिफायर का नाम है वो सिर्फ और सिर्फ या तो अंडरस्कोर से या फिर लेटर से स्टार्ट होगा, वो डिजिट से कभी शुरू नहीं हो सकता। मतलब मैंने लिखा ABC1 अंडरस्कोर, सही है, वैलिड है। अंडरस्कोर ABC वैलिड है। 1 2 ABC इनवैलिड है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, या ये मैंने लिखा ABC डॉलर, ये एक वैलिड नेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर डॉलर आ गया। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी कैरेक्टर का, लेटर का, डिजिट का कॉम्बिनेशन, अंडरस्कोर, स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर, और स्टार्ट होना चाहिए वो नंबर से या डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये रूल्स हैं किसी भी आइडेंटिफायर को लिखने के। इनके ऊपर बेस्ड भी एक दो नंबर में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो बस इस बेसिस पे एक एक डेफिनेशन और ये याद रखना। फिर होते हैं आपके कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स वो यूनिट्स हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। वेरिएबल में मान लो मैंने लिखा एक बार में 5, तो उस वेरिएबल को हम आगे पीछे करके उसकी वैल्यू को 6 7 बना सकते हैं। नाम ही क्या है, वेरिएबल, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। कांस्टेंट्स को कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, कितने टाइप के कांस्टेंट होते हैं? न्यूमेरिक और कैरेक्टर, दो टाइप के मेजर कांस्टेंट होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से? जिसमें डिजिट्स होती हैं, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होती हैं, उन्हें न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कहते हैं। और कैरेक्टर कौन से होते हैं? जिनमें हम लेटर्स का यूज करते हैं, ABCD, डिजिट्स भी हो सकती हैं, लेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट, दो टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट कौन से हैं? जैसे मैं ये कहूं आपको 1 2 3 -8 50 65, ये सारे हो गए आपके इंटीजर कांस्टेंट जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता। इसमें भी ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और भी टाइप के कांस्टेंट, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और भी टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं इंटीजर में। तो बेसिकली क्या है, इनमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू अलाउड नहीं है, डेसिमल पॉइंट इसके अंदर नहीं आता, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। रियल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने कहा +4.5 -8.6, तो जहां फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है वो आपके रियल कांस्टेंट बन जाते हैं। इनकी वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते। आप 4.5 को 4.6 थोड़ा ना बना सकते हो। कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर ये है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो, तो कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे आपने सिंगल कोट के अंदर सिर्फ ए को इनक्लोज कर दिया, ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। या आपने 1 को इनक्लोज कर दिया, तो मतलब या लेटर हो या फिर कोई स्पेशल सिंबल हो, उसको आपने सिंगल कोट में बंद कर दिया। किसी भी लेटर हो, डिजिट हो या कोई स्पेशल सिंबल हो, उसको अगर आपने मान लीजिए 9 को कर दिया, है ना, सिंगल कोट में बंद कर दिया, तो उसे कहते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं? किसी भी चीज को, जैसे कोई, ये मैंने हेलो लिखा, ये मैंने कहा 1 2 3 डबल कोट में बंद कर दिया, या मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, हेलो 1 2 3 डॉलर, ये क्या है? स्ट्रिंग है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर और स्पेशल सिंबल एनक्लोज इन अ डबल कोट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग, है ना। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं। तो बस ये मेजर आपको कांस्टेंट के बारे में हल्का हल्का ये नो हाउ यहाँ पर रखना है। अब देखिए इंटीजर कांस्टेंट ये बता दिया मैंने। डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इसके 3 पार्ट हैं। आप चाहें तो देखिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। डेसिमल कांस्टेंट कौन से होते हैं? जो 0 से 9 तक के डिजिट्स होल्ड करते हैं। ऑक्टल कांस्टेंट कौन से होते हैं? जो 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स होल्ड करते हैं। हेक्साडेसिमल होते हैं जो 0 से लेके 15 तक के होते हैं, 0 से लेके 15 तक के नंबर होते हैं। 0 से 9 तो ये डिजिट यूज करते हैं, और 10 से लेके 15 तक के ABCDEF कैपिटल में इनको यूज करते हैं। ठीक है, देखने में कैसे पता चलता है? अगर किसी भी कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट लिखा है, उसके पहले 0 लगा रखा है तो वो ऑक्टल कांस्टेंट होगा, और अगर उससे पहले 0x लगा रखा है, चाहे स्मॉल में चाहे कैपिटल में, तो वो एक हेक्साडेसिमल कांस्टेंट होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, और इससे ज्यादा बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। रियल कांस्टेंट में भी इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होते हैं, है ना। और इसमें एक कंसेप्ट आता है मेंटिसा का। जैसे हम ये कहते हैं कि हमने लिखा 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5, मान लो ये है, तो इसे हम कैसे लिख देते हैं? 5.3e-5। तो ये क्या है? इसे कहते हैं मेंटिसा, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, है ना। बड़े फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं उनको मेंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेंटिसा एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके
रियल कांस्टेंट्स, ठीक है। फिर बस इन्हीं के बारे में सारी बात बताई हुई है। फिर होते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने का काम करते हैं। बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर होते हैं, यूनिट 2 में हम ये सारे टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक बार में एक वैल्यू को होल्ड करेगा और उस वैल्यू को हम आगे आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे डेटा टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि कोई वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है। जैसे मैंने ये कहा कि मैंने लिखा इंट ए, तो ये जो डेटा टाइप है इंट, ये बता रहा है कि ए जो है बेसिकली ए की एक मेमोरी क्रिएट हुई है ना, कितने बाइट की ये मेमोरी क्रिएट हुई, मेमोरी में इसे कितने बाइट मिले। मान लो मैंने कहा 4 बाइट मिले, 4 बाइट मिले, है ना। इंटीजर बेसिकली अगर आप 16 बिट कंपाइलर पे काम कर रहे हैं तो इंटीजर 2 बाइट का होता है, 32 बिट कंपाइलर पे इंटीजर 4 बाइट का होता है। तो मान लो मैं 32 बिट कंपाइलर पे काम कर रही हूँ तो 4 बाइट का इंटीजर है, तो डेटा टाइप ये बताएगा कि ये इसे मेमोरी में कितने बाइट यहाँ पर एलोकेट हुए, पहली चीज। दूसरा, किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर हम होल्ड कर सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ इंट ए इज इक्वल टू 3, तो 3 इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप, उसके बारे में 2 बातें मेनली, 3 बातें मेनली बताता है। पहली बात, किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। दूसरा, उसे कितनी मेमोरी मिलेगी। और तीसरा, कि उस पर कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव कौन से? जिनको जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, जिनको हार्डवेयर सपोर्ट होता है। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वॉइड, ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नाम याद रखना है आपको, ठीक है। डिराइव्ड कौन से हैं? फंक्शन, पॉइंटर, एरे, जिनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से ही डिराइव करते हैं। यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं? जिनको यूजर बाद में अलग से बनाता है। स्ट्रक्चर, टाइप, डेफ, इनम, यूनियन, ये सारे के सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। तो 3 तरह के आप इनको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी डेफिनेशन का ध्यान रखना। प्रिमिटिव मतलब बिल्ट इन, जो पहले से बने हैं। मोस्ट बेसिक डेटा टाइप यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सिंपल वैल्यूज, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, उनके लिए हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हैं। इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये इनके एग्जांपल हैं। डिराइव्ड, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से बनाए जाते हैं, इनसे डिराइव किए जाते हैं, जैसे कि एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ठीक है। ये इन्हें डिराइव टाइप कहते हैं। ये हम पूरी सी में जब पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, लेकिन आपको फिलहाल के लिए बस इनके नाम, एग्जांपल और एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं? जो कि यूजर अपने आप बनाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर, इनमरेशन, यूनियन, वो सारे यूजर डिफाइंड टाइप्स होते हैं। ये सारे के सारे यूजर डिफाइंड टाइप्स हैं, इनके नाम याद रखने। अब ये जो पूरी टेबल है ये बिल्कुल रटी हुई आपको होनी चाहिए। ऑलमोस्ट हर दूसरे एग्जाम में ये टेबल पूछी जाती है, बहुत ज्यादा रिपीट होती है। तो मतलब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्राइमरी डेटा टाइप बेसिकली इसी को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, है ना। यही प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो कौन सा डेटा टाइप कितने बाइट लेता है, देखो कौन सा डेटा टाइप है, कितनी उसकी रेंज है, कितने वो बाइट लेता है, और जब हम उसे स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे या इनपुट लेंगे तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। जो मैंने डिटेल्ड वन शॉट बनाई थी उसमें मैंने सब कुछ समझा रखा है। साइंड का क्या मतलब है, अनसाइंड का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ जिससे थोड़ा थोड़ा आप इसको याद रख सकें। ये पूरी टेबल आपको याद रख के जानी है, ठीक है। याद कैसे करेंगे उसका मतलब समझ लो। साइंड का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप की वैल्यूज अलाउड है। तो एक कैरेक्टर जो है उसकी जो रेंज है, अगर वो साइंड है तो -128 से +127 तक की उसकी रेंज है ना। एक बाइट वो लेता है और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल सी। बाइट एक लेता है, 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब है कि 8 बिट्स मतलब 2⁸ नंबर्स मतलब 256। अगर वो साइंड है तो -128 से लेके +127 तक की रेंज है, और अगर वो अनसाइंड है मतलब सारी पॉजिटिव है तो उस केस में 256 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से 255, मतलब सिर्फ 0 के इधर उधर। तो बस अगर अनसाइंड है तो 0 से 255 की रेंज है, एक बाइट लेगा और उसकी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटाइल डी ही रहेगा। ऐसे ही इंटीजर जो होते हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग हो सकते हैं। नॉर्मल इंटीजर जो होता है वो शॉर्ट इंटीजर होता है, और अगर हम इंटीजर के नंबर ऑफ बाइट्स बढ़ा दें तो वो लॉन्ग इंटीजर बन जाता है। 16 बिट कंपाइलर के केस में बेसिकली ऐसा होता था। साइंड का मतलब क्या होता है कि वही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज अलाउड है, तो नॉर्मल इंटीजर ही शॉर्ट इंटीजर है, ठीक है। अब ये देखो इंटीजर 2 बाइट लेता है, अगर मैं नॉर्मल इंटीजर की 16 बिट कंपाइलर के हिसाब से है ये सारी की सारी जो वैल्यूज है, ठीक है। 2 बाइट अगर इसने लिए तो 2 बाइट का मतलब 2⁻16 है ना। तो वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके 36535 तक की वैल्यूज हैं। अगर ये अनसाइंड है मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो ये रेंज है, और अगर ये साइंड है तो इसका आधा कर दो, आधा नेगेटिव के इधर, आधा 0 के इधर। तो क्या हुआ देखो, अगर ये साइंड है तो ये देखो हाफ इधर हाफ इधर,
अगर अनसाइंड है तो पूरी की पूरी वैल्यू हमारी आ गई, और साइंड के केस में और अनसाइंड के केस में इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर बस आपको याद रखना है। ऐसे ही देखो साइंड इंट, शॉर्ट साइंड इंट दोनों सेम है, ऐसे ही अनसाइंड इंट और अनसाइंड शॉर्ट इंट ये दोनों सेम है, एग्जैक्टली यहां तक दोनों चीजें सेम है, बस फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको याद रखनी है। ये टेबल तो आपको बाय हार्ट याद रखनी है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद लॉन्ग साइंड इंट में क्या होता है, लॉन्ग में इंटीजर 4 बाइट का हो जाता है 16 बिट कंपाइलर पे, 32 बिट कंपाइलर में नॉर्मल इंटीजर भी 4 बाइट का ही होता है, ठीक है। अनसाइंड में 0 से यहां तक की पूरी रेंज आ जाएगी, साइंड में हम इसे आधा आधा कर देंगे, और ये फ्लोट जो है ये 4 बाइट लेता है, डबल जो है वो 8 बाइट लेता है, लॉन्ग डबल जो है वो 10 बाइट लेता है, और इसकी रेंज जो होती है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है याद रखनी, ठीक है। इस रेंज को आप थोड़ा सा ही मेमोराइज कर लेना, क्योंकि वहां कैलकुलेट करनी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और इसके ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो ये टेबल तो आपको एज इट इज लर्न करनी है, इनका कोई लॉजिक नहीं है ना। सीधी सीधी आपको बतानी है कि अगर कैरेक्टर है तो C, इंटीजर है तो D, अनसाइंड है तो U, है ना। और अगर लॉन्ग इंटीजर है तो LD, लॉन्ग अनसाइंड है तो LU, फ्लोट है तो F, और लॉन्ग या डबल को लॉन्ग फ्लोट भी बेसिकली यूजुअली बोल देते हैं, तो LF स्टैंड फॉर लॉन्ग फ्लोट, डबल के लिए होता है, और कैपिटल LF है लॉन्ग डबल के लिए, ठीक है। तो ये पूरी टेबल एज इट इज याद रखनी है, एज इट इज एग्जाम में पूछी जाती है। टेबल अगर आपने बना दी तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, फुल मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक आपका बचता है स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास बेसिकली क्या कहती है, तो किसी भी वेरिएबल के बारे में डेटा टाइप ने क्या बताया कि उसे कितनी मेमोरी मिलेगी, उसकी क्या रेंज होगी, और उसमें किस तरह की वैल्यू आप स्टोर कराएंगे। एडिशनल और इन्फॉर्मेशन की हमें किस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या कि उसको मेमोरी कहाँ मिलेगी, रैम में मिलेगी या सीपीयू रजिस्टर में मिलेगी, है ना। रैम में मिलेगी या सीपीयू रजिस्टर में मिलेगी, रैम और रजिस्टर, कहाँ स्टोर होगा वेरिएबल। दूसरा, उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने मान लो कोई वेरिएबल क्रिएट किया इंट a, अभी तक आपने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, जब आपने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली तो अभी इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, उसे कहते हैं डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। जब तक आपने किसी वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू नहीं दी, वो आपने उसमें कुछ स्टोर नहीं किया, तब उसमें क्या स्टोर होगा, ये होती है उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। तो ये भी उसकी स्टोरेज क्लास के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरा है स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि वो जो वेरिएबल है वो पूरे प्रोग्राम में कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ तक वो विजिबल है, और कहाँ के बाद आप उसे यूज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और चौथा है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के बाद कब वो वेरिएबल क्रिएट होगा और कितनी देर बाद वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सी में जब भी आप किसी वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करके क्रिएट करते हैं ना, तो वो वेरिएबल जब तक एक अपने स्कोप के अंदर है तब तक वो विजिबल होता है, स्कोप के बाहर जाते हैं उसकी लाइफ टाइम जो उसकी स्टोरेज क्लास है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर तक उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और कितनी देर बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हाउ लॉन्ग दैट वेरिएबल परसिस्ट एग्जिस्ट इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज लाइफ टाइम। तो ये 4 बातें किसी भी वेरिएबल के बारे में उसकी स्टोरेज क्लास बताती है। 4 टाइप की स्टोरेज क्लास होती है, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखो एक एक करके। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास रैम के अंदर मेमोरी को स्टोर करती है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू मतलब या तो कोई भी वैल्यू, एनी इररिलेवेंट वैल्यू जो किसी यूज की नहीं होती, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट, ना पॉइंट, कुछ भी, एनीथिंग, एनी वैल्यू। गार्बेज का मतलब क्या है, जो कि यूज नहीं होती, है ना। तो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू के 2 पॉसिबिलिटी होते हैं, चलो मैं यहां लिख देती हूँ। जैसे ये रैम और रजिस्टर की बात की, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर गार्बेज वैल्यू। ऐसे ही जो स्कोप होगा वो या तो लोकल होगा या ग्लोबल होगा, लोकल या ग्लोबल, है ना। और लाइफ टाइम जो होगा वो या तो पूरे प्रोग्राम के लिए होगा या फिर उस ब्लॉक के लिए होगा, ब्लॉक या फिर होल प्रोग्राम, कितना लाइफ टाइम होगा उसका, ठीक बात है। तो चारों स्टोरेज क्लासेस के बारे में देखते हैं। अब जो आपकी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, जो भी लोकल वेरिएबल होते हैं, मतलब हम जो ब्लॉक के अंदर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया तो उसकी बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक होती है। अगर मान लो मैंने लिखा, यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन किया और मैंने लिखा इंट ए, तो ये कैसा वेरिएबल है, ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है। इसका कीवर्ड होता है ऑटो। तो मैं यहाँ ये ऑटो लगाऊं ना लगाऊं, और अपने आप ही ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होगा ना। डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक होती है किसी भी लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं, जो किसी ब्रैकेट के अंदर बने होते हैं, जिन्हें किसी ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, उन वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। उन ब्रैकेट के बाहर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, मतलब इस ब्रैकेट के बाहर आप ए को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, जो किसी भी स्कोप के ऊपर होते हैं, जिसको आप कहीं भी एक्सेस पूरे प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो
तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का जो भी वेरिएबल होगा उसकी ऑटो तो उसका कीवर्ड होगा, आप नहीं भी लगाते तो लोकल वेरिएबल की स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक होगी और वो रैम में स्टोर होगा। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी गार्बेज वैल्यू होगी, इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। स्कोप क्या होगा, लोकल टू द ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर है, इस जिसमें ये डिफाइन हुआ उसी ब्लॉक के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं, इसके बाहर आप इसे यूज नहीं कर सकते। लाइफ टाइम जब तक आपका प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ये एग्जिस्ट करेगा, जैसे ही प्रोग्राम इस ब्लॉक के बाहर एग्जीक्यूट करने लगेगा ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी आती है आपकी रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ये क्या होती है, इसमें और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, देखो बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है, बस सिर्फ स्टोरेज का फर्क है। जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है उसमें जो वेरिएबल होता है वो रैम में स्टोर होता है और रजिस्टर स्टोरेज क्लास में सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होता है, बाकी एग्जैक्टली सारी चीजें सेम है। क्यों भैया ऐसा एक नई स्टोरेज क्लास क्यों बनाई, देखो हम चाहते हैं सीपीयू रजिस्टर में हम कौन से वेरिएबल को स्टोर कराएंगे, हो सकता है कि सीपीयू को कुछ वेरिएबल बार बार यूज करने हो, जिन चीजों को बार बार यूज करना है तो सीपीयू क्या प्रेफर करेगा कि उसको रजिस्टर के अंदर ही रख लूं। अब मैं हूं, मुझे बार बार इस पेन से लिखना है तो मैंने अपने हाथ में पेन पकड़ रखा है ना, ये मैं बार बार इस पेन को रखूंगी और बार बार उठाऊंगी, है ना। लेकिन मेरे हाथ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर मान लो मुझे यहाँ पर डस्टर और पेन और कोई पेपर सब कुछ पकड़ना होता है तो सारी चीजें तो हम नहीं रख सकते। तो हो सकता है कि हम कोई वेरिएबल बनाए उसकी रजिस्टर स्टोरेज क्लास दें लेकिन उसे स्टोरेज क्लास रजिस्टर ना मिल पाए क्योंकि रजिस्टर में स्पेस ना हो, लिमिटेड स्पेस होती है, तो उस केस में वो एक ऑटोमेटिक टाइप के स्टोरेज क्लास के वेरिएबल की तरह काम करेगा, अपने आप कोई एरर नहीं देगा, ऑटोमेटिकली वो जाके रैम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब एग्जांपल देखो, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का क्या एग्जांपल है, मान लो मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए, ऑटो इंट 1 2 3 आई है, तीनों के नाम सेम है, इंट आई इंट आई इंट आई, लेकिन इनके स्कोप अलग अलग हैं। ये जो वेरिएबल है ये इस ब्लॉक के अंदर है तो ये यही एग्जिस्ट करता है। जब हम इसे प्रिंट करेंगे, जैसे ही पहला प्रिंट एफ आया, क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। जैसे ही हम इस ब्लॉक के बाहर यहां गए, ये वाला जो आई था ये डिस्ट्रॉय हो गया, सॉरी ये वाला जो मेरा आई है, ये देखो ये वाला जो आई है ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसके बाहर जब हम आए, यहां पर कौन सा विजिबल है, ये वाला, तो यहां जब प्रिंट होगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसके स्कोप के बाहर आते ही। ब्रैकेट बंद हुआ तो ये वाला भी डिस्ट्रॉय, ब्रैकेट के बाहर कौन सा है, ये वाला, अब इसके बाद आई प्रिंट होगा। तो ये क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप उस ब्लॉक के बाहर आते जाओगे वैसे वैसे वो जो वेरिएबल होगा डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा, क्योंकि उसका जो स्कोप है वो लोकल है, वो उसी के अंदर यूज हो सकता है। और दूसरा, जैसे ही ब्लॉक के बाहर आता है उसके ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसका लाइफ टाइम वहीं तक है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास में जब हम आगे पढ़ेंगे लूप्स में, जब आप रिविजन कर रहे होंगे तो बच्चों को ये बात पता होगी कि जब हम लूप पढ़ते हैं तो लूप को कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये वन शॉट बेसिकली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ना, तो यहाँ पर आप ये समझ के ना चलें कि एक एक चीज आपको डायरेक्टली समझ में आएगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बच्चे को लूप आता है या पढ़ना भी है तो आप फिलहाल के लिए याद रखिए कि लूप के अंदर जो हम लूप काउंटर्स यूज करते हैं, जैसे लूप कैसे चलता है, आई की वैल्यू को 1 देखेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर चेक करेंगे, तो बार बार प्रोसेसर को आई की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको रजिस्टर स्टोरेज क्लास हम देने की कोशिश करते हैं। रजिस्टर में स्पेस नहीं मिला तो फिर अल्टीमेटली जाके रैम में स्टोर हो जाता है वो, ठीक है। फिर आती है आपकी स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये क्या करती है, स्टोरेज रैम में होती है, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी 0 होती है। पहली जो 2 स्टोरेज क्लास हैं आपकी ऑटोमेटिक और रजिस्टर, उनमें दोनों की स्टोरेज और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू सेम है, सॉरी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 है और स्कोप जो है वो लोकल है ना। और जो आपकी लास्ट वाली है, मतलब लास्ट के दोनों हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज सेम है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करके चलना, इसको भी हम रैम में स्टोर करेंगे। देखो रजिस्टर के अलावा चारों स्टोरेज क्लास हैं, सीपीयू रजिस्टर के अलावा, सीपीयू रजिस्टर से पता चल जाता है रजिस्टर, बाकी की तीनों स्टोरेज क्लास जो है वो रैम के अंदर स्टोर होती हैं। सीधी हो गई बात। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑटोमेटिक की और रजिस्टर की तो होती है गार्बेज वैल्यू, और स्टैटिक और एक्सटर्नल की होती है 0, सीधी सीधी याद रखनी है। फिर स्कोप जो है इसका लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड, और लाइफ टाइम क्या है, डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के बीच में इनकी वैल्यू जो है वो परसिस्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से सेपरेट करता है। इस एग्जांपल से इस बात को समझेंगे। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया 3 बार। जैसे ही हमने मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ हम फंक्शन की डेफिनेशन पे पहुंचे। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर एक ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल लिखा हुआ है। अब क्योंकि इसकी स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक है, तो जैसे ही हम इसके अंदर आए एक वेरिएबल क्रिएट हुआ आई, उसकी वैल्यू हो गई 1, हमने उसे प्रिंट कराया, वो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब जैसे ही हम ब्लॉक के बाहर आए
और वापस अब यहाँ पर पहुंचे, भाई ब्लॉक के बाहर एग्जीक्यूशन के बाद फिर वापस यहाँ जाएंगे, तो ब्लॉक के बाहर जाते ही ये वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल है, तो जैसे ही ब्लॉक के बाहर जाते हैं ये वेरिएबल की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हर बार जितनी बार फंक्शन कॉल होगा ना, उतनी बार हम यहाँ आएंगे, उतनी बार एक नया आई क्रिएट होगा और वो आई प्रिंट होगा। तो इसलिए जब हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल यहाँ बना रहे हैं, तो उस केस में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो वैल्यू हम इसकी चेंज कर रहे हैं वो चेंज वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। हर बार 1 ही प्रिंट होगा, क्योंकि हर बार एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। अब अगर मैं स्टैटिक की बात करूं, तो उस केस में क्या होगा, पहली बार हमने कॉल किया, पहली बार में ये आई क्रिएट हुआ, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, हमने प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट हो गई। अब आई की वैल्यू 1 + 1 की, तो आई की वैल्यू अब हमने 2 बना दी। डिफरेंट फंक्शन कॉल की बात हो रही है। अब जब ये वापस लौट के गया तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। कंपाइलर ने क्या, अब की बार क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीमेंट करने के दोबारा से कॉल किया, तो अब जब देखिएगा ना सेकंड टाइम पर स्टैटिक है, तो अब ये पुरानी वाली वैल्यू को ही उठाएगा और सेकंड टाइम पर ये जो इनिशियलाइजेशन है इसे इग्नोर कर देगा। तो यहाँ से ये 2 प्रिंट करेगा और फिर इसी में चेंज करके इसको 3 बना देगा, फिर अगली बार 3 प्रिंट करेगा। तो ये फर्क होता है डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जबकि ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिक में बाहर जाते ही ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिक और स्टैटिक में अगर डिफरेंस पूछ ले तो ये एग्जांपल आप बता सकते हैं। फिर आती है आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल से ही पता चलता है, होती तो मेमोरी में स्टोर है, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है वेरिएबल की। इसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, किसी भी ब्रैकेट के ऊपर बाहर हम ये वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, पूरे प्रोग्राम में हर जगह ये विजिबल होता है ना। और जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक इसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट आपके प्रोग्राम में करती है। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल क्या है, ये देखो इंट आई एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट किया, ये किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बाहर है, तो इसका मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं भी विजिबल है, हर जगह इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे होगा, देखो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट कराया, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो क्या प्रिंट होगा 0 प्रिंट हो गया। अभी तक कुछ नहीं असाइन किया था, 0 प्रिंट हो गया। अब हमने इंक्रीमेंट कॉल किया, कहाँ गया, इंक्रीमेंट पे गया, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी कर दी +1। ये देखो ये आई है, अभी इसकी वैल्यू 0 है, हमने चेंज करके कर दी वैल्यू 1। अब हमने प्रिंट कर दिया ऑन इंक्रीमेंटिंग आई = 1, तो देखो ये प्रिंट हो गया इसका। फिर ये जब पूरा कंप्लीट हुआ तो ये वापस गया, अब फिर दोबारा इंक्रीमेंट कॉल हुआ, फिर दोबारा ये आया, फिर इसने आई की वैल्यू को चेंज करके 2 कर दिया, फिर यहाँ पर 2 प्रिंट कर दिया, फिर वापस गया। अब ये क्या कॉल किया, डिक्रीमेंट, अब ये डिक्रीमेंट में आया, फिर इसने आई की वैल्यू को -1 कर दिया, फिर 1 कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया, फिर वापस गया, फिर डिक्रीमेंट को कॉल किया, फिर डिक्रीमेंट पे आया, फिर इसकी वैल्यू को -1 किया, फिर 0 कर दिया और 0 को प्रिंट कर दिया। तो ये एग्जाम्पल बेसिकली बता क्या रहा है, एक फंक्शन है इंक्रीमेंट, एक है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट फंक्शन आई की वैल्यू में +1 ऐड कर रहा है, डिक्रीमेंट आई की वैल्यू में से -1 कर रहा है। दोनों फंक्शन को 2 बार हमने कॉल किया और हम ये देख रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल ग्लोबल है तो ये पूरे प्रोग्राम में हर फंक्शन के अंदर विजिबल है, एक ही कॉपी के ऊपर अब मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। तो ये आपका एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का एग्जांपल है। ग्लोबल वेरिएबल जितने होते हैं वो सब बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को बिलोंग करते हैं। तो स्टोरेज क्लास आपसे कोई पूछेगा तो आपको बेटा यही बताना है कि स्टोरेज क्लास 4 तरह की स्टोरेज क्लास होती है और वो 4 बातें किसी भी वेरिएबल के बारे में बता रही है। ध्यान रखना, एटलीस्ट आप पूरा पढ़ के तो जा नहीं रहे हो, जितना आप पढ़ के जा रहे हो वो विद एग्जाम्पल अगर पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट उतने क्वेश्चन अगर वो आ जाते हैं तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 7 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसमें आपको 2 3 4 नंबर कोई देके छोड़ देगा। विद एग्जाम्पल आप उसमें बताओगे तो एटलीस्ट भाई आप एक यूनिट से 5-6 क्वेश्चन तैयार करके गए तो वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट ऐसे तैयार करो ना जो अगर आ गए तो उसमें आप पूरे नंबर आप अपने अर्न कर पाए। ठीक है, तो देखिए अब इन क्वेश्चंस पे एक बार नजर डालते हैं। क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है, उसके सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और मेमोरी हायरार्की बतानी है। इसी में से घूम फिर के क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनके बीच में किसी कोई 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस पूछ ले तो आपके पास कंटेंट ऑलरेडी है। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है उन्हें एक्सप्लेन करो। ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर के बीच में डिफरेंस बताओ। टोकन क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इनके ऊपर 2-2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। फिर डेटा टाइप क्या होते हैं, बेसिक डेटा टाइप इन टर्म्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड, फॉर्मेट स्पेसिफायर, रेंज एंड एक्सप्लेन डिराइव्ड डेटा टाइप। एक-एक नंबर में इनके एक-एक लाइन से आप इनको लिख सकते हैं। फिर है आपके स्टोरेज क्लास क्या होती है वेरिएबल की, और डिफरेंट टाइप के स्टोरेज क्लासेस को विद एग्जांपल एक्सप्लेन कीजिए। देखिए आपको बिना एग्जांपल के आप सिर्फ ये लिखा है कि ये स्टोरेज क्लास है, मेमोरी में है, गार्बेज वैल्यू है, ये स्कोप है, ये ग्लोबल है या लाइफ टाइम है, उससे काम नहीं चलेगा। छोटा छोटा एक एग्जांपल याद रखने की कोशिश करना और फिर इसको एग्जाम में लिख के आना। तो होपफुली ये जो 6 क्वेश्चंस हैं ये आपके
अगर पेपर ऐसा बनता है जो कोई बहुत ज्यादा घुमा के पेपर नहीं बनाता, तो इनमें से आपको काफी कंटेंट इस यूनिट से मिल जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं लर्निंग के हिसाब से, उनके लिए आपके पास डिटेल्ड वन शॉट्स अवेलेबल हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।